यदि नीति शास्त्र के पूरे पेपर को यदि आप देखें तो आप पाएंगे कि महात्मा गांधी नीति शास्त्र में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय विचारकों में से एक है। सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं ये। अब देखो, इनको पढ़ना अपने आप में एक लंबा समय लेगा, हम लोग डिटेल से इन्हें पढ़ेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि चूँकि अभी आधारभूत क्लास है इथिक्स की, तो ऐसे में महात्मा गांधी के बारे में कुछ हम समझें, है ना। क्या क्या चीज़ें इन्होंने अपने नैतिक सिद्धांतों के क्षेत्र में कहा है, नैतिक सिद्धांतों को लेकर के महात्मा गांधी की क्या सोच रही है। तो जितने इनके विचार हैं, या कहें तो इससे एक पूरी विचारधारा निकल के आती है जिसको बोलते हैं गांधीवाद। इतना आसान नहीं है इनको समझना, क्योंकि हर एक कार्य में इनके नैतिकता के दो पक्ष समाहित है ना। और यही आज स्थिति बनी हुई है कि बहुत सारे लोग गांधी को नहीं समझ पाए। तो पहले मैं चाहता हूं कि गांधी के कुछ नैतिक सिद्धांत जो बेसिक्स में हमें समझने चाहिए, इन्हें भी समझ लेते हैं, ठीक, ताकि आपको गांधी की भी एक आधारभूत समझ हो जाए। क्योंकि सबसे ज़्यादा गांधी ही पूछे जाते हैं। गांधी सिर्फ नीति शास्त्र में ही नहीं पूछे जाते, हर जगह गांधी ही मिलेंगे आपको। आप यदि एसे का पेपर करेंगे तो एसे में आपको गांधी मिलने वाले हैं, ठीक है। गांधीवाद है, इससे कहीं ना कहीं से कभी ना कभी एक एसे में क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो आपका निबंध के पेपर में गांधी छाए मिलेंगे आपको। गांधीवाद आपको तैयार करके ही जाना चाहिए, ये सब पे मदद करेगा। इसके बाद आपका जो जीएस पेपर 1 है, इसमें इतिहास, यहाँ पे गांधी छाए मिलेंगे आपको। जीएस पेपर 2 पॉलिटी में भी गांधी हैं। गांधी के विचारों से संविधान प्रेरित है ना। हमारे यहाँ का जो राजनीतिक मॉडल है, जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, वो गांधीवाद से प्रेरित है। और हमारे यहाँ का जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो नेहरू की विचारधारा से प्रेरित है, समाजवादी अर्थव्यवस्था। गांधी समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात नहीं करते थे, गांधी ट्रस्टीशिप सिद्धांत की बात करते थे, न्यासधारिता के बारे में बात करते थे। गांधी की जो अर्थव्यवस्था थी, इकोनॉमी को लेकर गांधी की जो सोच थी, वो नैतिकता पर आधारित थी, नैतिकता पर आधारित थी। गांधी क्या कहते थे? गांधी सभी कर्तव्यों को राज्य के ऊपर ही नहीं छोड़ना चाहते थे। उनका विश्वास था कि पूंजीवाद होना चाहिए, वो पूंजीवाद के समर्थक थे। लेकिन हमारे यहाँ का जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है उसमें आप देखेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था है, पूंजीवाद और समाजवाद का मिश्रित मिला जुला रूप है। तो गांधी जो है कहते थे कि जो पूंजीवादी वर्ग है, जब इसके पास, चूँकि संपत्ति का केंद्रीकरण होगा इसके पास, है ना, पूंजीवादी वर्ग के पास संपत्ति का केंद्रीकरण, लेकिन गांधी तो विकेंद्रीकरण की बात कर रहे हैं कि धन का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, शासन सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, है ना। तो गांधी ने पूंजीवाद के बारे में कहा कि जो पूंजीपति लोग हैं, पूंजीपति लोग हैं, चूंकि मनुष्य स्वभाव से नैतिक होता है, तो उनकी नैतिकता उन्हें क्या करेगी? नैतिकता उन्हें क्या करेगी? वो अपने सभी दायित्वों को या अपने सभी पूंजी को समाज को समर्पित कर देंगे, समाज को सौंप देंगे और उस पूंजी के संरक्षक बन जाएंगे, उस पूंजी के संरक्षक बन जाएंगे। यानी कि न्यासधारिता का सिद्धांत, यही है ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। गांधी कहते हैं कि आने वाले समय में जब पूंजीपति वर्ग के पास अपार संपत्ति का विकेंद्रीकरण होगा, तो वो क्या करेगा? पूरी संपत्ति किसको सौंपेगा? समाज को, सभी लोगों को दे देंगे और उसके ट्रस्टी बन जाएंगे। राज्य का विकास ऐसे होगा। तो गांधी नैतिकता के समर्थक थे इस विषय पे। लेकिन यदि हम देखें तो हमारे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में ये चीज़ नहीं दिखती है। नेहरूवादी विचारधारा से प्रेरित है, कुछ पक्षों तक ये दिखती है, ठीक है। तो आज हम एक एक विषय वस्तु को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले समझते हैं गांधी का एक, अब गांधी से बहुत सारे पक्ष जुड़े हुए हैं, देखते हैं कौन कौन से शब्द निकल के आएंगे गांधी से। गांधी से एक शब्द निकलता है सर्वोदय। वो सर्वोदय की बात करते थे। सर्वोदय मतलब
सभी का उदय, सभी बराबर वृद्धि करें, है ना। तो पहला लिखिए सर्वोदय। गांधी का पहला जो ये शब्द है इसको समझते हैं, इसको लिखते हैं। एक एक शब्द जो है मैं प्रयास करूंगा कि आपको काफ़ी कुछ लेकर चलें। गांधी ने सर्वोदय के साथ एक और शब्द की बात की, न्यासधारिता, ट्रस्टीशिप। गांधी ने सत्याग्रह की बात की, सत्याग्रह की बात की। ये क्या है, इसे भी हमें समझना चाहिए, है ना। गांधी ने एकादश व्रत की बात की, एकादश व्रत की बात की कि सत्याग्रह के लिए हमें 11 व्रतों को ध्यान में रखना चाहिए। एकादश व्रत की बात की। गांधी ने एक पुस्तक लिखी है यंग इंडिया। यंग इंडिया में उन्होंने 7 पापों की बात की कि व्यक्ति अपने व्यक्तिगत स्वार्थों में लिप्त होकर के सामाजिक और पॉलिटिकल दोनों क्षेत्र में 7 पापों को करता है। ये 7 पाप हैं जो राष्ट्र के विकास में क्या होते हैं। तो 7 पापों की क्या संकल्पना है, इसे भी समझने का प्रयास करेंगे, है ना। हम गांधीवाद में शायद इतनी चीज़ें नहीं पढ़ते, नहीं समझते, तो मैं एक एक करके चीज़ों को डिकोड करूंगा और हो सकता है आज आप गांधी के कई विचारों को समझ पाएँ। ठीक है, बाकी इस टॉपिक को बहुत डिटेल से पढ़ना है हमें। जब हम थिंकर में आएंगे तो फिर हम गांधी को बहुत डिटेल से पढ़ेंगे एक एक चीज़ को, लेकिन मेरे लिए चीज़ बहुत आसान हो जाएगी यदि मैं अभी इस चीज़ को डिकोड कर दूँ। तो पहले सर्वोदय लिखिए। लिखिए गांधी के मतानुसार, गांधी के मतानुसार समाज के सभी वर्गों, समाज के सभी वर्गों, जब हम सभी वर्गों की बात करते हैं तो सभी वर्गों में हर क्षेत्र के सभी वर्ग आते हैं, चाहे वो गरीब अमीर हो, यानी कि आप धन के आधार पे वर्गीकृत करें समाज को, है ना, या फिर लिंग के आधार पे समाज को वर्गीकृत करें, स्त्री पुरुष, या फिर समाज को जाति के आधार पे वर्गीकृत करें, है ना, या समाज को धर्म के आधार पे वर्गीकृत करें। समाज को कई आधारों पे वर्गीकृत किया जा सकता है। तो गांधी कहते थे कि समाज के सभी वर्गों का समान उत्थान होना चाहिए। ठीक, तो लिखिए इसी बात को। महात्मा गांधी के मतानुसार समाज के सभी वर्गों, अमीर गरीब, स्त्री पुरुष, सभी जातियां या सवर्ण, और क्या बोलते हैं नीची जाति को, हरिजन। गांधी के, हाँ, सवर्ण, हरिजन। हरिजन को लेकर भी कॉन्फ्लिक्ट है, समझ रहे हैं, हरिजन को लेकर के भी कॉन्फ्लिक्ट है। गांधी के ऊपर काफ़ी आक्षेप किए गए। और आपको शायद पता हो कि गांधी जाति व्यवस्था के समर्थक थे, वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे। वो छुआछूत के समर्थक नहीं थे, लेकिन वो वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे। और गांधी और अंबेडकर के बीच में जो मतभेद है वो इसी कारण से है। गांधी कहते हैं कि समाज को चलाने के लिए एक हायरार्की चाहिए ताकि कार्यों का विभाजन सही तरीके से हो सके और समाज एक गतिशील दिशा में चलता रहे। इसलिए वो वर्ण व्यवस्था को समाप्त करने के पक्षधर नहीं थे, लेकिन वो छुआछूत को समाप्त करने के पक्षधर थे। वो ये नहीं चाहते थे कि समाज में छुआछूत समाप्त हो। लेकिन अंबेडकर कहते थे कि जब तक वर्ण व्यवस्था नहीं समाप्त होगी तब तक छुआछूत जैसी बीमारी पूरी तरीके से समाप्त हो ही नहीं सकती, क्योंकि वर्ण व्यवस्था से ही, है ना, जो एक पूरा एक बनाया गया ना, आपने ऋग्वेद में जो बताया गया, ऋग्वेद में पुरुष सूक्त में ये पूरा वर्णन किया गया कि जो मुख है वो ब्रह्मा है ना, और यहीं से ब्राह्मण उत्पत्त होता है। जो भुजाएं हैं ये क्षत्रिय हैं, और जो पेट है ये वैश्य है, और पैरों को शूद्र की संज्ञा दी गई। तो ये जो मनसा है, ये मनसा वर्ण व्यवस्था से ही निकल के आई है। अब चूंकि पैरों को हमने क्या कर दिया है, अब खुद समझिए, जिस व्यक्ति के पैर ही ना हो, देखा जाए तो हमारे इस वर्ण व्यवस्था में सबसे बेसिक कौन हुआ, पैर ही हुए। इनके बिना सब बेकार है ना। आप गतिशील ही नहीं हो सकते। तो समाज का यदि चौथा वर्ग जिसे बनाया गया, जिसे आज हम शूद्र कह रहे हैं, जिसको हमने अछूत की संज्ञा में दे दी, जिसके अधिकारों को छीन लिया, यदि ये वर्ग समाज से नहीं होता तो निश्चित तौर पे समाज नहीं चल पाता। आपने एक मूवी देखी होगी आर्टिकल 15, देखिए, नहीं देखी हो जरूर देखिएगा। उस मूवी में यही चीज़ दिखाई गई कि जब समाज का ये वर्ग अपना काम करना छोड़ दे तो क्या होगा। एक बार कल्पना करिए, जो ऑफिस चमचमा रहे हैं, चमचमाहट रहेगी,
आपके घरों का जो गंदगी निकल रही है कौन साफ कर रहा है? वो वर्ग को आपने उस जगह छोड़ा और बड़ी निष्ठा से अपने काम को कर रहा है। यदि वो काम को सब सड़न पैदा हो जाएगी पूरे समाज में, खत्म हो जाएगा। तो यदि वो अपने काम को कर रहा है, यदि आपने उस काम को ऐसे विभाजित कर दिया है, तो इसके बावजूद भी उसको आप सबसे आधारभूत लेकर के चलिए, यानी कि वो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ग है, उसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकती। पवित्रता का सबसे बड़ा द्योतक यदि कोई हो सकता है तो ये वर्ग हो सकता है। हम लोग सूअर को क्या कहते हैं? एक जानवर के तौर पे सूअर को, क्योंकि वो विष्ठा खाता है, मल मूत्र खाता है, तो हम उसको सबसे अपवित्र मानते हैं, जबकि सबसे पवित्रता का काम कौन कर रहा है? यदि वो अपना काम, वो गंदगी खत्म करना बंद कर दे तो क्या होगा समाज में? सोचने की नजरिए की बात है, हमारा नजरिया ऐसा है, समझ रहे हैं? आपको मैंने एक पर्यावरण में एक विषय वस्तु पढ़ाई थी कि जो हमारा इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम में जो आपके स्वपोषी हैं, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, फिर इसके बाद एक चेन क्रिएट है पूरी, प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, फिर सर्वोच्च उपभोक्ता। लेकिन इन सबके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन अदा करते हैं? अपमार्जक, अपघटक, जो सबसे बेसिक लेवल पे हैं। यदि वो ना हो, डीकम्पोजर, जो क्या करते हैं चीज़ों को पूरी तरीके से, तो ये इनका काम सबसे इंपॉर्टेंट है समाज के इस वर्ग का। यदि ये अपना काम बंद करना छोड़ दे तो कुछ नहीं, कोई संकल्पना, सारी संकल्पनाएं खत्म हो जाएंगी। समझ रहे हैं बात को? ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अभी धीरे धीरे समझेंगे। कहाँ पर हैं हम? सवर्ण तथा सभी धर्म, तथा सभी धर्म के जीवन के सभी पक्षों। अब जीवन के सभी पक्ष क्या क्या हो सकते हैं? मान लीजिए आपकी, मैंने आपको बोला सुख क्या है, हमने हैप्पीनेस को समझा था। जब हमारी नीड्स की, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है तो हम अपने आप को सुखी महसूस करते हैं, है ना? आपकी आवश्यकताएं क्या क्या हैं? आपकी आध्यात्मिक आवश्यकता है, आपकी आर्थिक आवश्यकता है, आपकी नैतिक आवश्यकता है ना? आपकी राजनीतिक आवश्यकता है, आपकी शैक्षणिक आवश्यकता है। मान लीजिए आप हैं, अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन आपकी शैक्षणिक आवश्यकता की पूर्ति ना हो। एक बच्चा है जो बचपन में ही किसी होटल में काम करने लग जाता है, 6-7 हज़ार रुपये कमाने लग जाता है, यदि और वो लेकिन देखता है स्कूल जाते हुए बच्चों को, तो वो दुखी होता है कि नहीं होता है? क्यों? क्योंकि उसकी एक नीड पूरी नहीं हो रही है। जब आपकी कोई भी नीड पूरी नहीं होगी, आप अपने आप को सुखी महसूस नहीं करोगे। प्रसन्नता का मतलब ये है कि जब आपकी नीड्स पूरी हो। आप भी अप्रसन्न लग रहे हो तो कोई ना कोई नीड नहीं पूरी हो रही होगी। बताओ, हो सकता है 4 नीड पूरी हो रही हो लेकिन एक ना पूरी हो रही हो। जैसे मान लो आपके पास खूब पैसा हो सकता है, ठीक है, खूब पैसा होने के साथ साथ आपकी सारी भौतिक ज़रूरतें पूरी हो रही हों, लेकिन स्वास्थ्यगत समस्याएं आपकी ख़त्म हो जाए, आपकी आध्यात्मिक आवश्यकता ख़त्म हो जाए। लोग सुसाइड तक क्यों जाते हैं? जब उनका आध्यात्मिक आवश्यकता की पूर्ति होनी बंद हो जाती है, लोग सुसाइड में, सुशांत सिंह राजपूत एक बड़ा एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है। क्यों ख़त्म हुआ? क्योंकि उसकी कोई नीड ख़त्म पूरी नहीं हो रही थी और उसको लग रहा कि शायद अब पूरी नहीं हो पाएगी। फाइनली उसका हैप्पीनेस ख़त्म हो गया। समझ रहे हैं? तो आपकी जब सभी आवश्यकताओं की पूर्ति बराबर होती रहती तभी आप क्या होते हैं? सुख महसूस करते हैं अपने आप को। तो गांधी भी यही कहते हैं कि जीवन के सभी पक्ष, सभी पक्षों में ब्रैकेट में लिखिएगा, मैं यहाँ पे आवश्यकताओं की बात करूँ, सामाजिक, समाज में आपकी एक प्रतिष्ठा होनी चाहिए। यदि समाज में आपको लगातार दुत्कारा जाए तो आपकी ये नीड है ना, यहाँ पे प्रॉब्लम होनी चालू हो जाएगी। आपको ये जरूरी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सोशल रिस्पेक्ट, है ना, सामाजिक आवश्यकता। अब हमने किया क्या? समाज के उस वर्ग की सोशल आवश्यकता खत्म कर दी, मंदिरों में प्रवेश बंद कर दिया, उसको रास्तों में चलने नहीं दिया जा रहा कि ये रास्तों में तुम जाओगे ही नहीं, जाओगे तो यहाँ पे सफाई करनी जानी पड़ेगी। यहाँ तक पहले क्या होता था कि यदि कोई निकल जाता था प्रतिबंधित रास्तों से तो उसके पैरों में कील ठोक दी जाती थी, घोड़े की नाल ठोक दी जाती थी ताकि एक मिसाल कायम हो। ऐसे ऐसे काम किए जाते थे। तो ऐसे में एक सोशल रिस्पेक्ट तो ख़त्म हो ही जाएगी ना व्यक्ति की। तो पहली है आपकी सामाजिक आवश्यकता, आर्थिक आवश्यकता, इकोनॉमिक नीड, नैतिक आवश्यकता, आध्यात्मिक आवश्यकता आदि।
का सर्वांगीण उत्थान ही सर्वोदय है, ही सर्वोदय है। सर्वांगीण उत्थान ही सर्वोदय है। इसमें गुणात्मक एवं मात्रात्मक उत्थान की बात निहित है। गुणात्मक के साथ साथ मात्रात्मक, मात्रात्मक तो बढ़े लेकिन उसकी क्वालिटी, क्वांटिटिव एंड क्वालिटेटिव, गुणात्मक एवं मात्रात्मक उत्थान की बात निहित है। तो अब आप सर्वोदय की अवधारणा बता पाएंगे, है ना। सबका उदय तो ठीक है, लेकिन सबका उदय जीवन के सभी पक्षों के साथ होना चाहिए, तब जाके हम सबके उदय की बात कर पाएंगे। सर्वोदय स्पष्ट है, ठीक। अगली हेडिंग डालिए, न्यासधारिता, ट्रस्टीशिप। ट्रस्टीशिप समझ में आ रहा है बच्चों? जितने भी लाइव ऑफलाइन वाले हैं आप लोगों को भी समझ में आ रहा है? अगला सिद्धांत है आपका ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। कल आपको शायद पता हो कल हुआ क्या। कल शायद 5 बजे का मुहिम कार्यक्रम की क्लास थी, ठीक है। मैं क्लास में गया, तभी अचानक पूरे वर्ल्ड का गूगल और यूट्यूब बंद। तो क्लास तो चल रही थी, था मैं अकेला उसमें। मुझे पता चल गया कारण, जैसे सिस्टम है इसमें गूगल आईडी से लॉगिन है, साइन आउट ये अचानक से हो गया, फ़ोन पूरा साइन आउट दिखाने लग गया। कल जितने भी आप लोग के जीमेल उमेल, पूरा फ़ोन कल आप लोग का ऑटोमेटिक साइन आउट हो गया था। शायद आप लोगों ने देखा हो, यूट्यूब भी आपका चलना बंद हो गया अचानक से 45 मिनट की अवधि में। तो होता क्या है कि जैसे अब मैं क्लास कर रहा हूँ तो कमेंट पढ़ने के लिए हर बार चैनल ओपन करना होता है, तो एक डर बना रहता है। डर किस चीज़ का रहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हैक कर लिया गया, किसी ने कॉपीराइट कर दिया, कुछ कर दिया, ऐसा तो नहीं हो गया, किसी ने पासवर्ड तो चेंज नहीं कर दिया। बार बार इरर रहा था, लेकिन मैं उस समय लाइव था। अब मुझे भी पता था मैं अकेला ही बचा हूँ, यहाँ पे कोई है ही नहीं। फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा था कि ये क्या है, आइडिया लग गया मुझे कि कुछ गड़बड़ हो गई, मतलब कोई बड़ी ब्लंडर मिस्टेक हुई है। तो इसके बाद मैं बड़े बड़े चैनल सर्च करने लगा, जैसे टी सीरीज, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, मैं देखा वो भी नहीं आ रहा। फिर इसके बाद इसमें सर्च किया, इसमें थोड़ा खुल रहा था, मतलब पहले मोबाइलों से लॉग आउट हुआ, फिर सिस्टम से लॉग आउट होना चालू हो गया। कल हड़कंप मच गया। आपको पता है 45 मिनट में 1300 करोड़ रुपए का सिर्फ यूट्यूब से रेवेन्यू का घाटा हुआ है गूगल का, बाकी का तो छोड़ दीजिए। जितने प्लेटफॉर्म थे, गूगल ड्राइव हो गया उसका, जितने भी गूगल की पेरेंट कंपनी के जितने भी उनके चलते हैं, गूगल के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, गूगल सीट है, गूगल डुओ है ना, आप देखेंगे बहुत सारे हैं। तो सारे के सारे कल बंद, हड़कंप मच गया। सबको यही लग रहा था। कल मेरे पास बहुत लगातार उस टाइम पे फिर फ़ोन भी आने चालू हुए कि मैं तब भी मैंने क्लास ली पूरी की, किस तरीके से बंद करके गया, थोड़ी देर बैठ गया, क्या हुआ 13 के 13 चैनल कोई कैसे ले जा सकता है। फिर फाइनली मैंने ट्विटर खोला, तो ट्विटर में जब ट्विटर में देखा तब जाके वहाँ पे 3 मिनट 4 मिनट बाद ट्रेंड करने लगा गूगल सर्वर को लेकर के। फिर यूट्यूब का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया, फिर मेरे ख्याल से 5-6 बजे तक में चलने लग गया था। 6 बजे तक में थोड़ा राहत की सांस आई कि हाँ सब ठीक है। समझिए, गूगल एक ऐसी कंपनी है जिसने विश्व को सबसे बड़ा रोजगार दिया है, इससे बड़ी कोई कंपनी नहीं हो सकती आने वाले समय में भी, अभी भी, मतलब अलग ही है ये। जिसने जो मतलब इसकी सोच जैसे विकसित हुई थी, इतना बड़ा फ्यूचर में, भविष्य में, आने वाले समय में इतना बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप कभी नहीं खुलेगा, ओपन होगा जितना बड़ा गूगल है। गूगल है, फेसबुक भी अपने आप में देखा जाए तो उसने भी एक नई शुरुआत ही है। फेसबुक के पास आज के टाइम पे कई चीज़ें हैं, आप व्हाट्सअप भी चलाते हैं तो फेसबुक का है, इंस्टाग्राम भी फेसबुक का है, सभी खरीदे गए। बट इनकी जर्नी बहुत लंबी है, 1-2 दिन में नहीं बने, 1-2 दिन की खोज नहीं होती। आज हमें इनकी दिखता है कि हाँ ठीक है, 1-2 लोगों की टीम इसे चलाती नहीं है। और मैं एज्यूम कर रहा था कि गूगल ऑफिस में क्या चल रहा होगा, जहाँ पे ब्लंडर हुई होगी उसके पास कितने मेल जा रहे होंगे। मेल ही बंद था पहले, तो मेल कौन करता, ठीक है, लेकिन फिर भी किसी न किसी तरीके से उसको लगातार संपर्क किए जा रहे होंगे। जो इतना बड़ा रन कर रहा हो, पूरा वर्ल्ड उसने पकड़ के रखा हो। और सच बताइए, यदि कभी ऐसा हो जाए आने वाले भविष्य में कि हमारे गूगल डिसअपीयर हो जाए, गायब हो जाए, दिखे ही ना, तो लगेगा कि ज़िंदगी का एक अभिन्न हिस्सा चला गया। ईश्वर न करे कभी ऐसा दिन आए। तो कल पूरी दुनिया डर गई थी, 45 मिनट तक सब डरे हुए थे।
सबको लग रहा था कुछ चला गया, कुछ छीन गया, और सब मैक्सिमम लोगों को ये लग रहा था कि हमारा शायद किसी ने हैक कर लिया, पासवर्ड चला गया, क्या हो गया, हमने ये कर रखा है। लेकिन जब सारे सिस्टम ऑटोमेटिक लॉग आउट हो रहे थे तो आइडिया लग गया था कि हाँ क्या गड़बड़ चल रही। एक बंदर हथौड़ी लिए खड़ा था, देख रहे थे, बंदरों का आक्रमण हुआ था। चलिए आगे नेक्स्ट कहाँ पे हैं? अच्छा, एक राजीव मल्होत्रा जी कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये काम किसानों ने करवाया था। हम तो किसान तो बेचारे किसी इससे तो बेहुदा बात कोई हो नहीं सकती। किसान बेचारा अपना बिल तो वापस करवा नहीं पा रहा, वो गूगल क्या बंद कराएंगे, है ना, इतनी तकनीकी थोड़ा ना जानते। लिखिए आगे नेक्स्ट, न्यास धारिता। लिखिए, गांधी समाज में आर्थिक विषमता को दूर कर, गांधी समाज में आर्थिक विषमता को दूर कर आर्थिक न्याय की स्थापना हेतु, आर्थिक न्याय की स्थापना हेतु आर्थिक न्याय की स्थापना हेतु ट्रस्टीशिप का समर्थन करते हैं, ट्रस्टीशिप का समर्थन करते हैं, जिसके अनुसार पूंजीपति अपनी अतिरिक्त संपत्ति को किया है। कई लोगों ने, वॉरेन बफेट का नाम आपने सुना होगा, वर्ल्ड के टॉप रिचेस्ट पर्सनों में से एक हैं। उन्होंने अपनी संपत्ति का 90% हिस्सा डोनेट कर दिया। भारत में अजीम प्रेम जी को जानते होंगे, विप्रो के फाउंडर हैं, उन्होंने अपनी बड़ी संपत्ति का हिस्सा डोनेट करते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं समाज को। बिल गेट्स के बारे में आप जानते हैं, है ना, बिल एंड मेलिंडा गेट्स के फाउंडेशन के फाउंडर हैं, उन्होंने कितनी संपत्ति अपनी डोनेट कर दी। तो ये जितने हैं ये कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा कोविड-19 में सबसे पहला पर्सन मुकेश अंबानी था जिसने 500 करोड़ रुपए तुरंत डोनेट किया। तो कर रहे हैं, जितना कमा रहे हैं, देखो कमा रहे हैं तो अपनी एबिलिटी के कारण कमा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पर। ऐसा नहीं होता, कोई इंटरप्रेन्योर कमा रहा है तो उस पर एक बड़ा रिस्क भी होता है। बैंकों से इतना लोन लिया होता है, सारा काम करता है, फिर जाकर सरकार को टैक्स भी देता है। आपको क्या लगता है उद्योगपति ना हो सरकार एक दिन ना चले? क्योंकि कारपोरेट टैक्स से ही सरकार चल रही है। कारपोरेट टैक्स का 30% हिस्सा गवर्नमेंट के पास जा रहा है, उसी से गवर्नमेंट की रोजी रोटी चल रही है। आप लोग इस सबकी गवर्नमेंट जॉब की जो तैयारी कर रहे हो, आपका पैसा आएगा कहाँ से? गवर्नमेंट आपको सैलरी देगी कहाँ से? ये कारपोरेट से। नहीं तो गवर्नमेंट के पास अर्निंग के क्या सोर्स हैं? इनकम टैक्स से गवर्नमेंट को उतना नहीं आता जितना कारपोरेट टैक्स से आता है। तो उद्योगपति किसी भी देश में होने बहुत ज़रूरी हैं, समझ रहे हैं? या तो गवर्नमेंट अपने खुद के उद्योग लगाए, लेकिन हमारी गवर्नमेंट कर क्या रही है? बेचती जा रही है। रेलवे को बेच देना, इसको बेच देना, अपने उद्योग को चला पाने में समर्थ ही नहीं है, वो क्वालिटी ही नहीं दे पा रही है, कारपोरेट कल्चर ही नहीं डेवलप कर पा रही है। तो जितने देश कारपोरेट स्टाइल पे चल रहे हैं वास्तव में वो सही है, गलत नहीं है। लेकिन भारत की ज़रूरतें वास्तव में पूरी तरीके से पूंजीपतियों के हाथ में नहीं सौंपनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भारत का जो वर्ग है, हम सब हैं, अभी इतने एजुकेट नहीं हुए हैं। क्योंकि हमें मिसगाइड करने वाले बहुत सारे लोग निकल आएंगे, इसलिए हमें अभी पूरी तरीके से कारपोरेट में नहीं बदलना चाहिए आपको। साथ साथ आप खुद सोचिए, प्राइवेट स्कूल ही रहें, सरकारी स्कूल हो ही ना, तो फिर बहुत सारे गरीब वर्ग ऐसा है, या तो आर्थिक आय हमारी इतनी बढ़ जाए कि सब प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लग जाएं अपने बच्चों को, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या समस्या है? फिर कुछ नहीं, सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे स्कूलों में जाए। लेकिन सरकारी स्कूल होने के कारण से बच्चे स्कूली शिक्षा से तो वंचित नहीं रहेंगे। यदि खुद ही सोचिए, केवल प्राइवेट अस्पताल ही रहें, सरकारी अस्पताल ना हो, तो बहुत सारे लोग तो घर पे ही मर जाएं, नहीं करा पाएंगे इलाज, हम नहीं दे पाएंगे उसका बिल। तो इसलिए सरकारी होना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना पॉसिबिलिटी ही नहीं है। इसलिए भारत जैसे देश में, क्योंकि यहाँ पे हमारी आय बहुत निम्नतर है, हमारा जीवन स्तर अभी निम्न स्तरीय है, हम एक विकसित अर्थव्यवस्था है। कारपोरेट के लिए ज़रूरी है कि जब हम डेवलप्ड इकोनॉमी हो जाए, हमारे यहाँ पे एक लिटरेसी रेट बहुत अच्छा हो जाए। लिटरेसी रेट से कुछ नहीं होगा। साक्षरता क्या है? 7 साल का वह व्यक्ति जो चीज़ों को पढ़ ले, समझ ले, साक्षर है, इससे कुछ नहीं होगा। हमारे देश में जब एजुकेट लोग तर्कशील बन जाएं, विवेकशील बन जाएं, क्योंकि पूंजीवाद की सबसे बड़ी खूबी क्या है बताइए? पूंजीवाद की सबसे बड़ी खूबी है प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन। जियो ने आपको फ्री में इतना डेटा दे दिया, किस कारण से? प्रतिस्पर्धा करने के लिए। किससे प्रतिस्पर्धा करने से? जो उसकी समकक्ष कंपनियां खड़ी थी,
नहीं तो कौन आके दे देता आपको फ्री में डेटा? कभी सोचिए आप कि पहले 2G के लिए आप कितना पैसा खर्च करते थे। 200-250 रुपए के लिए 1 GB मिलता था आपको। अब तो आप 500 रुपए में 3 महीने अनलिमिटेड चला रहे हैं, वो भी 4G चला रहे हैं। तो ये सिर्फ पूंजीवाद ही दे सकता है और किसी बस की बात नहीं है, समझ रहे हैं? क्योंकि एक पूंजीपति अच्छा इन्वेस्टमेंट करता है, क्योंकि उसको भविष्य दिख रहा होता है, फ्यूचर दिख रहा होता है। आज देखिए जियो ने रिलायंस को कहाँ ला के खड़ा कर दिया। फेसबुक का इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट भी भारत में जियो के कारण ही आ पाया। तो आने वाला भविष्य पूंजीपति देखते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, उसमें वर्क करते हैं और प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण विकसित करते हैं ताकि आपको अधिकतम लाभ हो। आपके पास विकल्प होते हैं पूंजीवाद में। समाजवाद विकल्प रहित हो जाता है, प्रतिस्पर्धा का अभाव होता है। सरकारी स्कूलों में क्या प्रतिस्पर्धा है? दो प्राइवेट स्कूलों में प्रतिस्पर्धा हो सकती है कि मुझे अपनी शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना है, लेकिन सरकारी स्कूलों में प्रतिस्पर्धा इसलिए नहीं होगी क्योंकि वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी की कमी होती है। यदि शासन तंत्र में कोई भी हिस्सा जाकर के करप्ट हुआ तो पूरी की पूरी व्यवस्था चरमरा जाएगी। समझ रहे हैं बात को? ये स्थिति है। चलिए उस पे बाद में जाते हैं, पहले हम ट्रस्टीशिप पे बात करते हैं। तो कहाँ पे है? तो आर्थिक न्याय की स्थापना गांधी कैसे करना चाहते हैं ट्रस्टीशिप से? कि पूंजीपति अपनी अतिरिक्त संपत्ति को समाज की धरोहर मानकर स्वयं को उसका संरक्षक। आपको हो क्या रहा है? आपकी घड़ी में टाइम जोन चेंज हो गया है। हाँ, हॉस्पिटल किस लिए गए थे? क्या होनी थी? किस चीज़ की? कोविड का टेस्ट तो नहीं कराने गए थे? कैंसर किसका? क्या हुआ है कि अभी शुरुआत है? अरे काफ़ी समय से है ये। 5 महीने पहले पता चला कि ब्लड कैंसर है। कैसे हुआ? तो संतोष में दिखा रहे हैं। कितनी एज है उनकी? अच्छा, जो साथ में थे, ये कैसे हो गया? अच्छा, कहाँ तक बात पहुँच गई? कौन कौन सी रिपोर्ट करवाई है अभी तक? टेस्ट करवाएं? दिखा दो मुझे। दिखा। ये तो बुखार की दवा दिया, जिन कोविड आपकी, ये विटामिन की दवाएं हैं उसमें। टेस्ट कहाँ पे लिखे हैं? अच्छा, कोई बात नहीं, उनसे कहो घबराए ना। अभी शुरुआत है तो शुरुआत में काफ़ी कुछ बेहतर हो सकता है। बाकी संतोष बेहतर विकल्प नहीं है इसका। हाँ, नहीं, रिपोर्ट करवा लो। संतोष बेहतर विकल्प नहीं है इसके लिए। चलो, अभी बीच में आपको शायद पता हो, जब कोविड चल रहा था तो मेरे फादर फंसे हुए थे गांव में। तो मुझे भी मतलब आनन फानन में किसी तरीके से पता चला। उनकी तबीयत ख़राब चल रही थी काफ़ी समय से, लेकिन हम सीरियसली नहीं ले रहे थे। हमें ये लग रहा था कि कोविड है, आप जहाँ हैं वहाँ रहें। इसका हम सपोर्ट कर रहे थे। मैं डेली उन्हें मोटिवेट करता था, सब कुछ करता था, लेकिन अचानक से हुआ ये कि तबीयत उनकी ज़्यादा बिगड़ गई। फिर आनन फानन में यहाँ से गया, लेके आया। अब जितने हॉस्पिटल हैं, बड़े हॉस्पिटल है, उस समय थोड़ा ज़्यादा संजीदा था मामला, अब तो बहुत ओपन हो गया। ये लॉकडाउन 2 की बात है, जब दूसरा चरण चल रहा था। तो आनन फानन में गए, जाने के बाद फिर टेस्ट कराने चालू किए। तो
फाइनली डॉक्टर क्या करता है ना, थोड़ा शंका भरता है। रिपोर्ट अलग चीज़ होती है, शंका अलग चीज़ होती है। डॉक्टर ने बोला कि इनको कैंसर है, उसने ये बोल दिया, क्योंकि अब कैंसर क्या हो गया ना, बहुत ऐसा नहीं है कि आपको कैंसर में कोई, बहुत आम हो चुकी है हमारा खान पान, हमारा जो डेली का। और ब्लड कैंसर तो अपने आप में बहुत डिजास्टर होता है ये, इसका कोई, क्योंकि इसमें क्या पूरा ब्लड फिर सर आने वाले समय में फिर पूरा ब्लड ही चेंज होता है, इसमें प्लेटलेट्स चेंज होती हैं। ठीक है, ये है। लेकिन अभी इसका शुरुआत यदि है तो अभी इसका इलाज है, इस पे काम किया जा सकता है। अभी उनकी उम्र ही क्या है, कुछ नहीं। मेरे अभी एक रिलेटिव को हुआ है और अभी की ही घटना है, बहुत ज़्यादा उनके साथ दिक्कत हो गई। तो पूरे लॉकडाउन भर मैं परेशान रहा मेंटली। उसी समय मैंने यहाँ पे आप लोगों का शायद इन्वायरमेंट की क्लास भी चालू हुई थी उसी दौरान पे, बट मैं रेगुलर क्लास नहीं ले पा रहा था। दिल्ली, यहाँ से दिल्ली जाना, दिल्ली में लेकिन ईश्वर की कृपा से एक किस्मत इतनी अच्छी है, बड़े भाई साहब हमारे इंडियन आर्मी में हैं, तो उनके थ्रू ये है कि फादर और मदर का इलाज पूरा फ्री रहता है, कहीं भी कराओ, कितना भी कराओ। तो यहाँ पे इंडियन आर्मी का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है आरआर हॉस्पिटल। यदि आपके उसमें नहीं है कोई आर्मी पर्सन हैं, तो सीआईएसएफ में सगे हैं, तो अभी इनकी शादी नहीं हुई ना, तो आप फिर इधर मत दिखाओ। अब आप इनको ब्रदर से, अपने बड़े भैया की शादी हो गई, हाँ अच्छा, तो उनके थ्रू आप वहाँ पे बेस्ट इलाज है, मतलब उससे बेहतर कुछ है ही नहीं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलाज आरआर पे होता है, आपको शायद पता हो, एम्स नहीं जाते हो। बेस्ट, इंडिया का सबसे बेस्ट, एम्स से भी अच्छा हॉस्पिटल कोई है तो रेफरेंट आर्मी का सबसे बड़ा अस्पताल, उससे बड़ा कुछ नहीं है। तो वो भी कोविड पेशेंट वहाँ भी चल रहे थे। आप समझिए मैं कोरोना पेशेंटों के बीच में बैठा था, डेली कोई आता था, कोई ब्रिगेडियर आ रहा है, कोविड पेशेंट है, मतलब लगातार 15-16 दिन बड़ा बच के। मुझे अपने लिए डर नहीं था कि कोविड हो जाएगा नहीं हो जाएगा अलग बात है, डर था मुझे फादर के लिए, कहीं इस चपेट में आए, जिस तरीके का माहौल चल रहा है वैसे ही बीमार हैं, एडमिट डॉक्टर करने को तैयार नहीं था। फिर पूरा आते थे घर, तो घर में मैंने बाहर एक कमरा खाली था किसी का, तो उसका रेंट पे लिया। पहले बाहर पूरा नहाते थे, सैनिटाइज करते थे खुद को, नहाने के बाद फिर ऊपर पहुंचते थे, ताकि घर में किसी के पास ये चीज़ जाए ना, क्योंकि एक डर था, फोबिया था। मैं पूरी गाड़ी को सैनिटाइज कराता था। एक बार क्या हुआ कि मैं वहीं पे, मतलब जैसे होता है ना कि आप रिपोर्ट वगैरह लेने जाते हैं, तो वहीं पे खड़ा था, तभी अचानक से आरोग्य सेतु में कम से कम कुछ फीचर ऐसे हैं आरोग्य सेतु में, यदि आप कोविड पेशेंट किसी को कोई एक्टिवेट है किसी के उसमें, जैसे आपको यदि कोविड हो गया तो आरोग्य सेतु में वो स्टेटस आपका कर देंगे कोविड पेशेंट का। तो यदि आप उसके संपर्क में आएंगे, ब्लूटूथ ऑन है, तो उसके थ्रू आपको मैसेज आना चालू हो जाएगा। तो अचानक मेरे उसमें नोटिफिकेशन आया आरोग्य सेतु में, उसके बाद मैं और डर गया बहुत ज़्यादा। मैं फादर को उस दिन मैंने कहा कि आपको ओला करता हूँ, उसके थ्रू जाओ, मेरे साथ चलो ही मत। मतलब इतना पैनिक कंडीशन में उस समय, जब मैं बोला टॉर्चर मेंटली, क्योंकि दिमाग में एक ही चल रहा था, कैंसर कैंसर कैंसर। और जब अचानक से ये चीज़ आती है ना, दिमाग काम ही करना बंद कर देता है, कुछ समझ ही में नहीं आता कि अब आगे करें क्या ना करें, क्या ना करें। डॉक्टर ने खर्च कितना बताया था यहाँ पे प्राइवेट में, 50 लाख रुपए था उनको, क्या कुछ नहीं। जब सारे टेस्ट आए, अब कैंसर की रिपोर्ट आते आते 2 महीने लगता है, 2 महीने में फाइनली अच्छा इलाज हुआ, सब कुछ हुआ, वो सही हो गए, सारा कुछ ओके हो गया। तो यदि अभी शुरुआत में डॉक्टर बता रहे थे, डराते हैं, आपको प्रॉपर पहले रिपोर्ट कराओ, पैनिक में मत लो ना, उन्हें पैनिक में जाने दो। हमने तो अपने फादर को बताया भी नहीं कि क्या हुआ, ये बात सिर्फ मैंने अपने तक रखी, और डॉक्टर को भी सख्त निर्देश दिए थे कि आपको उनके तक पहुंचाने की जरूरत नहीं, क्योंकि पेशेंट क्या होता है ना, जब कोई ऐसी चीज़ बताते हैं तो मेंटली और वो हो जाता है। तो आपको पहले इस पर भरोसा मत करो, ये डॉक्टर है, ये सिर्फ इनके पास खुद का ज्ञान अब नहीं बचा, मशीनों का ज्ञान है इनके पास, तो ऐसे में कुछ भी पैनिक क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, पहले भी टेस्ट करा, कुछ नहीं है, कोई भी कुछ भी बोल दे रहा है आज के टाइम पे। और प्राइवेट से बचना है, जब कभी ऐसी कंडीशन आती है तो बेहतर है कि फिर एम्स जाओ, वहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन प्रॉपर वहाँ पे इलाज अच्छा होगा। क्यों, वो प्रॉपर सेवा कर रहे हैं आपकी। ये प्राइवेट में सब लूटने के लिए बैठे हैं, इनका तो पूरा बन जाए, बस चल जाए तो आपकी किडनी खोल के बेच लें। ठीक है, तो अभी घबराने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा। ठीक है, बाकी यदि है कोई डिफेंस पर्सन तो फिर मुझसे मिलना, ठीक, उनके थ्रू हो जाएगा, बहुत इजी है, फिर फालतू का टाइम क्यों ख़राब करना। और वहाँ जो कुछ होगा वहाँ कहीं नहीं हो सकता। मैं एक तरीका भी बता दूंगा आपको, उस तरीके से वो उनका काम होगा। एक कार्ड लेकिन चाहिए होता है, वो कार्ड वहीं से बनता है ऊपर से, तो देखते हैं क्या हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कहाँ पे हैं हम।
कहाँ पे हैं? अतिरिक्त संपत्ति को समाज की धरोहर मानकर। देखो मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूँ, आपका सबसे बड़ा वेल्थ क्या है? हेल्थ। इससे बड़ी कोई पूंजी नहीं है। और आपको एक चीज़ ध्यान के रहना चाहिए कि आप जो भी कर रहे हो अभी मेहनत परिश्रम, पैसे के लिए कर रहे हो ना, कि पैसा आएगा तो जीवन बदलेगा। सच्चाई यही है। जॉब भी इसीलिए जा रहे हो ताकि अच्छा पैसा है, नहीं तो आप तो कुछ भी कर लेते, उससे भी पैसा मिलता, घर चल जाता। आपको चाहिए अच्छा पैसा ताकि आप भौतिकवादी जीवन जी सको, अपने सपनों को पूरा कर सको और अपने माध्यम से दूसरों को कर सको। यदि पैसा नहीं होगा तो आप दूसरों की मदद भी नहीं कर पाओगे। यदि आपके अंदर दूसरे की भी मनसा तो भी उसके लिए पैसा चाहिए। सरकार के पास पैसा ना हो तो किसकी मदद कर देगी? किसी की नहीं। दुनिया भर की फंडिंग बंद कर दी इस समय, कितनी सैलरियाँ काट ली, सरकार भी नहीं कुछ करती है बिना पैसे के। तो सारा खेल है अर्थव्यवस्था के चारों तरफ। तो आप अपनी अर्थव्यवस्था मजबूत करना चाहते हो, लेकिन एक चीज़ बताऊं, बड़े मज़े की बात है यदि आप इसको सोचेंगे। आदमी पूरी ज़िंदगी ख़त्म कर देता है पैसा कमाने 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 में, लेकिन अपने स्वास्थ्य को इतना डैमेज कर देता है कि वो फाइनली जब 60 का पहुंचता है तो 60 के बाद मशीन चरमरा जाती है, ख़त्म हो जाती है, और जितना कमाया होता है फिर देना चालू करता है। समझिए कितनी बड़ी विडंबना है। सारा कमाया, अब सारा देना चालू, अस्पतालों के बीटरों के बिल पे जा रहा है। तो इसलिए अपनी प्रायोरिटी हमेशा हेल्थ रखना, ना कि मनी। क्योंकि यदि हेल्थ रहेगा तो मनी की तो कोई हिम्मत ही नहीं कि आपसे चली जाए। समझ रहे हैं? और एक चीज़ और बताऊँ, मनी आती कब है? मनी आती सिर्फ एक चीज़ से। यदि आपके पास एक चीज़ होगी तो आपके पास बहुत पैसा आएगा, वो है सरस्वती। यदि आपके पास विद्या होगी, ज्ञान होगा, विवेक होगा, तो आपको लक्ष्मी पता नहीं कहाँ से आएगी, कितनी आएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। दुनिया के जितने, क्या बिल गेट्स के पास सरस्वती है कि लक्ष्मी है? उसके पास सरस्वती है, तब उसके पास लक्ष्मी है। समझ रहे हो? जितने उद्योगपति दे लो, मुकेश अंबानी के पास सरस्वती है, ना कि लक्ष्मी। लक्ष्मी तो उसका बाई प्रोडक्ट है, आनी है। और यदि आपके पास सरस्वती खत्म, कई बार लोगों के पास क्या होता है, लक्ष्मी आनी शुरू हो जाती है लेकिन उनकी सरस्वती खत्म हो जाती है। अब वो करते क्या हैं? जैसे आपके पास पैसा आएगा, पैसा आने के बाद आप बुराइयों से जूझते चले जाओगे, खूब बुराइयां जो हैं आपके अंदर आती चली जाएंगी। अब आप क्या करोगे? चूंकि अतिरिक्त पैसा है तो अब अतिरिक्त पैसा कहाँ खर्च होगा? या तो आप नशे के शिकार हो जाओगे, या तो आप वेश्यावृत्ति करने लग जाओगे, या तो आप कोई ना कोई बुराई आएगी आपके अंदर, और वो क्या करेगी? आपके सरस्वती को ख़त्म कर देगी। तभी तो वो अवगुण आपके अंदर आएगा। सरस्वती अवगुण नहीं आने देती है, ज्ञान अवगुण नहीं आने देता है। अब चूंकि आपको क्या हुआ, अब चलो चीज़ें हो गई, फिर धीरे धीरे पूरी लक्ष्मी चली जाएगी। रावण के पास बहुत ज्ञान था, लेकिन कुछ मामलों में उसकी सरस्वती चली गई, और ऐसे में पूरी लक्ष्मी चली गई। रावण की लंका पूरी ध्वस्त हो गई। सोने की लंका थी। कितना पैसे वाला व्यक्ति रहा होगा जिसने अपना पूरा घर ही सोने का बनाया हो। इतिहास में देखो, बड़े बड़े, मैं हमेशा एक एग्जाम्पल देता हूँ कि इतना बड़ा एम्पायर क्रिएट किया मुगलों ने, इतना बड़ा एम्पायर क्रिएट किया, एक अयोग्य उत्तराधिकारी आया, एक अयोग्य उत्तराधिकारी। औरंगजेब तक तो सब ठीक था, लेकिन औरंगजेब के बाद मोहम्मद शाह रंगीला, एक अयोग्य उत्तराधिकारी, जिसके समय में पूरा मुगल साम्राज्य लूट गया। कारण सरस्वती का जाना। सरस्वती गई, लक्ष्मी तुरंत चली जाएगी। सरस्वती है इसलिए आपको काम किस पे करना चाहिए? सरस्वती पे। उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। और वो कहाँ नहीं रहती? दुर्गुणों में नहीं रहती। यदि आपके अंदर दुर्गुण हैं तो सरस्वती का विकास नहीं हो सकता, आपका मन ही नहीं लगेगा, आप इरिटेट रहेंगे, परेशान रहेंगे, घबराए हुए रहेंगे। इसलिए आपको पूरा काम करना है, पूरी मेहनत, पूरी दम लगा देनी सरस्वती को विकसित करने में। आदमी करता क्या शुरुआत के 28-30 साल तक हम करते क्या? केवल सरस्वती पे ही तो काम करते हैं, तभी तो फिर लक्ष्मी आनी चालू हो जाती है। तो हमें, और जो लोग शुरू से लक्ष्मी पे काम करते हैं उनको फिर फ्यूचर उनका बेकार है, वो कुछ नहीं पाएंगे। तो अभी आपका समय होना चाहिए, खूब जितना पैसा चाहिए उतना ज्ञान अर्जित कर लो। देखो फिर पैसे का अंबार लग जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा कहाँ से विश्व बैंक बन जाओगे। लेकिन हम दिक्कत क्या है, अभी जैसे आप लोगों के दिमाग में यदि पैसा चलने लग गया हो, मतलब मूर्खता है, आप फिर लंबा नहीं खेल पाओगे, बहुत लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको काम किस पे करना है? सरस्वती पे, बुद्धि पे काम करना है, विवेक पे काम करना है। क्योंकि लक्ष्मी संवेगों को जन्म देती है, पैसा संवेग बनाता है। सरस्वती आपके अंदर के संवेगों को शांत करती है, आपको सही मार्ग पे ले जाती है, सुमार्ग पे ले जाती है। तो अपने जीवन की गाढ़ी संपत्ति लुटानी नहीं हमें,
हमें अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना है और अपने आप को सर्वाइव करते हुए चलना है। समझ रहे बात को? ज़्यादा लालसा लिप्सा ये मत रखो। गांधी का एक कथन है कि इस प्रकृति में व्यक्ति की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन है, लेकिन व्यक्ति की इच्छाओं और लालसाओं को पूरा करने के लिए इसके पास कुछ नहीं। आपकी लालसाएं इतनी बड़ी हैं कि पूरा ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा, आपको पूरा नहीं पड़ेगा। बताइए, आपको पूरा ब्रह्मांड में मिल जाए कि आपका पूरा पड़ जाएगा? नहीं पड़ेगा, है ना। जरूरतों के लिए सब कुछ क्या नहीं है, बताइए, है ना। चलिए कोई नहीं, चलें आगे बढ़ें। मेरी बातें समझ में आती हैं, ऐसा तो नहीं कि कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड, है ना। चीज़ों को समझना है और इनको धारण करना है। अपने ज्ञान पे काम करिए अभी समय। जितना ज्ञान पे काम करेंगे उतना आपके पास सब कुछ आएगा, कुछ नहीं बचेगा जो ना है। आप खुद सोचिए, अपने आने वाली पीढ़ी को आप क्या दे के जाओगे? आप अच्छा चरित्र तक भी दे के नहीं जा पाओगे। उनके लिए पहचान क्या छोड़ के जाओगे? कम से कम ये तो पहचान रहेगी ना उनकी कि उनके फादर एक वेल नोन पर्सन थे, जिनकी सामाजिक प्रतिष्ठा इतनी थी, जो बहुत ज्ञानी थे, गुणवान थे। आपके बाबा दादाओं ने आपको ये छोड़ के गए थे, तब आज आप यहाँ बैठे हो। यदि आप ये अपनी आने वाली पीढ़ी को नहीं छोड़ के गए तो आपकी पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी, कुछ नहीं बचेगा उसके पास। मोहम्मद शाह रंगीला के बाद की पीढ़ी के पास कुछ नहीं था। पता है आपको क्या था? कर्जा। कर्जे में जिए हैं। शाह आलम तो कुछ दिन तक पड़ा था दिल्ली में, जो लाल किला उसका घर है, घर में घुस नहीं पाया वो। अंग्रेज आ गए और अंग्रेजों के हाथ गिड़गिड़ाए ये लोग बक्सर के बाद, समझ रहे हैं। और 1857 की क्रांति के बाद तो पूरा केवल एक तरफ से ख़त्म करा दिया गया। एक को फांसी दे दी गई और इसके बाद सबको मरवा दिया गया। कोई मुगलों का कोई नामो निशान नहीं बचा। तो इतिहास में ऐसी घटनाएं हैं जिनसे हम सीख सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि योग्य व्यक्ति बनना है। अपनी सरस्वती को इतना कैपेबल बना देना है कि लक्ष्मी की ज़रूरत फिर पड़े ही ना। वही सब कुछ है। विद्या ज्ञान, उससे बड़ा कुछ नहीं। भारत की समस्या का वास्तविक समाधान करने में सिर्फ एक चीज़ सहायक होगी, विद्या, शिक्षा। डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने कहा है ना, शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो वास्तव में दहाड़ोगे आप। पी के तो देखो, इसको चखो तो सही। उन्होंने पिया और पीने के बाद दहाड़ने लग गए। उन्होंने भारत का संविधान रच डाला। तो ज्ञान की तरफ भागना है। बाकी चीज़ों में कुछ नहीं रखा है, सब कुछ ज्ञान देगा आपको। अंतिम लक्ष्य आपका साध्य निरपेक्ष शुभ आपका ज्ञान है। ठीक है, चलो आगे कहाँ पे थे हम? न्यासधारिता पढ़ रहे थे। समाज की धरोहर मानकर स्वयं को उसका संरक्षक मानकर उसका उपयोग समाज हित में करेगा। नेक्स्ट टॉपिक से आप लिखना, ठीक है। धरोहर मानकर, स्वयं को उसका संरक्षक मानकर उसका उपयोग समाज हित में करेगा। ट्रस्टीशिप की अवधारणा स्वैच्छिक है। कोई बाध्यता है पूंजीपतियों के ऊपर? कोई बाध्यता है? नहीं, स्वैच्छिक है ना। जबरदस्ती तो है नहीं कि आपको ये पैसा को देना ही है, लेकिन गवर्नमेंट ने बना दिया है, क्या बना दिया है? सोशल कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक उत्तरदायित्व तो बना दिया है उद्योगपतियों का, कि आपका सामाजिक उत्तरदायित्व है कि आप इसको समाज को दें ही, आपको देना पड़ेगा। इतना % अपने आय का आपको देना ही चाहिए, है ना। लेकिन मेरे ख्याल से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसी कोई चीज़ नहीं है। दरअसल होना ये चाहिए कि उद्योगपतियों को, पहली बात राज्य की जिम्मेदारी कि उद्योगपतियों को इतना करने दें, इतना टैक्स केवल उनसे लिया जाए ताकि वो काम करने के लिए प्रोत्साहित रहे। समझ रहे हैं? वो टैक्स दें गवर्नमेंट को, इतना टैक्स लिया जाए। टैक्स यदि बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो क्या करेगा? अभी भारत में यही होता है, टैक्स चोरी बहुत होती है, पता है आपको। ये इनके इन प्रकार 50 तरीके होते हैं। क्यों? टैक्स बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ पे। गवर्नमेंट पता है कितने की पार्टनरशिप है? मैं आपको अपनी संस्था का बताता हूँ। यदि आपने 1000 रुपये दिए तो 1000 रुपये में 1800 रुपये किसके हैं? माफ़ करिएगा, 180 रुपये। 18% कितना जाएगा? 180 रुपये होगा, है ना। 18 रुपये आपके गवर्नमेंट को चले गए, 18% GST ये गवर्नमेंट ने ले लिया 1000 रुपये में। इसके बाद
अब उसमें कुछ खर्चे भी हैं, 1000 रुपये के बहुत सारे खर्चे होंगे, हमने खर्च कर दिए वो दुनिया भर की चीज़ों में। उसमें जो बचा, मान लो उसमें बच गया लास्ट में आपका कट पिट के 300 रुपये बच गए हमारे पास, तो उसका 26% फिर गवर्नमेंट लेगी, कारपोरेट टैक्स। समझ रहे हैं? टोटल आपको क्या बचा? आप 48% के हिस्सेदार हो, तो उद्योगपति कैसे सोचेगा? उद्योगपति का दिमाग कैसा चलेगा कि यार कैसे न कैसे करके इसको ख़त्म करो, ये करो, और यही चल रहा है। ये इनके प्रकारेण बड़ी खूब सारी कंपनियां बनाई जाती हैं, फेक कंपनियां बनाई जाती हैं, और उनके माध्यम से पैसे का इधर उधर ट्रांसफ़र हो रहा है, हवाले का माध्यम लिया जा रहा है, इन्वेस्टमेंट का माध्यम लिया जा रहा है, स्विस बैंक का हवाला लिया, कई माध्यमों से फिर भ्रष्टाचार होता है। इसलिए राज्य का दायित्व ये है कि इतना ही टैक्स ले जिससे जो उद्योगपति वर्ग, क्योंकि ये वर्ग काम नहीं करेगा तो फिर राज्य की व्यवस्था नहीं चल पाएगी, टैक्स नहीं मिल पाएगा, बात वही रहेगी। तो ये जितना पलेगा बढ़ेगा उतना ज़्यादा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इस पे लिखिए, अतिरिक्त संपत्ति समाज की धरोहर मानकर स्वयं उसका संरक्षण मानकर उसका उपयोग समाज हित में करेगा। ट्रस्टीशिप की अवधारणा स्वैच्छिक है, जबकि वर्तमान में स्वीकार कारपोरेट सामाजिक दायित्व, इसको बोलते हैं CSR, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वर्तमान में स्वीकार्य कारपोरेट सामाजिक दायित्व की अवधारणा में इसे बाध्यकारी बना दिया गया है। तो ये क्या हो गया आपका? ट्रस्टीशिप का सिद्धांत समझ में आया, सर्वोदय समझ में आया, गांधी की अवधारणा, ट्रस्टीशिप समझ में आया। अब अगली बात लिखिए, गांधी जी ने सत्याग्रहों के लिए, पहले लिखिए सत्याग्रह क्या है, इसे क्या कहेंगे? सत्याग्रह, बताइए सत्याग्रह क्या है? कोई मुझे बताए आसान भाषा में सत्याग्रह क्या है? आप लोग बड़ा सुनते होंगे कि महात्मा गांधी सत्य अहिंसा के पुजारी थे, सत्याग्रह किए उन्होंने, सत्य के लिए आग्रह। हाँ ठीक है, और कुछ अच्छे से डिफाइन हो, ये तो मान लो वही शब्द आपने निकाल दिया। बताइए सत्य क्या है, सही क्या है, जिसका लक्ष्य क्या है? निरपेक्ष शुभ, जो सभी की परिणाम के लिए, सभी जिसका लक्ष्य है गुड, है ना, जिससे सभी की भलाई हो, वही सत्य है। और क्या है सत्य? सत्य वही है जिससे सबकी भलाई हो, जिसका परिणाम अच्छा हो, वही सत्य है। हाँ, सत्य की परिभाषा क्या होगी? बोलते ना हमें सत्य बोलना चाहिए, सत्य की परिभाषा क्या होगी? सत्य और ईमानदारी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। सत्य का मतलब होता है पारदर्शिता, सत्य जो जैसा है वैसा ही है। जैसे कलर, आपको वैसे देखा जाए तो कई चीज़ें सत्य नहीं होती हैं, आप समझ रहे हैं? ये क्या है ना, ये आपको ब्लैक कलर क्यों दिख रहा है? क्योंकि ब्लैक कलर का ये है ही नहीं, वास्तविकता तो ये है। ये आपको लग रहा है इसमें ब्लैक कलर अवशोषित नहीं हुआ, आपकी आंखों ने इस ब्लैक कलर को अवशोषित नहीं किया, बाकी रंगों को अवशोषित कर लिया, तो ये आपको ब्लैक दिख रहा है। ये कलर आपको क्यों दिख रहा है? क्योंकि ये कलर आपकी आंखों ने अवशोषित नहीं किया, बाकी के रंग अवशोषित हो चुके हैं। समझ रहे? वास्तव में जो दिखता है वो होता नहीं, ये बात सही है ना। तो कहने का सत्य का मतलब है पारदर्शिता, जो जैसा है वैसा ही होना, इसी को सत्य कहते हैं। ठीक है, गांधी जी का सत्याग्रह क्या है? अंग्रेज शोषण कर रहे थे भारत का। पहले तो गांधी जी अंग्रेजों का समर्थन कर रहे थे, वो कह रहे थे अंग्रेज बुरे नहीं है, क्योंकि उन्होंने इंग्लैंड में अंग्रेजी शासन देख करके आए थे। वो प्रथम विश्व युद्ध में उन्होंने भारतीयों से आग्रह भी किया कि आप जाइए और इनका सहयोग करिए। इसके बाद जब उन्होंने देखा कि रॉलेट एक्ट आ गया, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, उसके बाद उनकी विचारधारा बदलने लगी और उन्होंने कहा कि नहीं, ये भारतीयों के खिलाफ हैं। फिर उन्होंने सत्याग्रह प्रारंभ किया, क्योंकि वास्तविकता कुछ और थी। आप समझ रहे हैं? जैसे मैं आपके लिए कुछ अच्छा करूं, मैं आपकी कोई मदद करूं, लेकिन उस मदद की मंशा क्या है मेरी?
मनसा कुछ और चल रही है। कई बार होता है कि हम मदद दूसरी मनसा, वो आपको नहीं पता चलेगा, आपको तो समय आने पे पता चलेगा ना, है ना। वो टाइम लगता है, थोड़ा सा टाइम लगता है, कुछ टाइम के बाद। इसीलिए आदमी 1-2 दिन में नहीं समझ में आता, सालों लग जाते हैं, वर्षों लग जाते हैं, तब आदमी के पीछे का रंग खुल के आता है। तो गांधी कहते थे, गांधी को तो पहले तो वो अच्छे लग रहे थे, बाद में बुरे क्यों लग गए? क्योंकि उन्हें सत्य दिख गया, वास्तविकता दिख गई कि भारतीयों के हित में तो है ही नहीं, है ना। लगातार फिर उन्होंने चंपारण किया, खेड़ा किया, दुनिया भर के आंदोलन करने के बाद फिर बड़े स्तर पे सत्याग्रह किया, असहयोग आंदोलन। सत्याग्रह क्या है? सत्याग्रह है सत्य के विजय के लिए किया गया नैतिक और आध्यात्मिक संघर्ष। सत्याग्रह है एक ऐसा संघर्ष जो सत्य के विजय के लिए हो। ठीक है, तो लिखिए सत्याग्रह की परिभाषा। गांधी के मतानुसार सत्य की विजय हेतु, गांधी के मतानुसार सत्य के विजय हेतु किया जाने वाला नैतिक एवं आध्यात्मिक संघर्ष, नैतिक एवं आध्यात्मिक संघर्ष। इसमें अहिंसा के आधार पर, जैसे किसान क्या कर रहे हैं? सत्याग्रह कर रहे हैं, है ना। लोकपाल बिल हुआ, उसके खिलाफ अन्ना हजारे ने एक सत्याग्रह किया। जो वास्तविकता थी, भ्रष्टाचार एक वास्तविकता है जो दिख रही है पारदर्शी तरीके से, है ना। लूट खसोट मची हुई है, उसके बहुत सारे प्रमाण हैं। उसके विरोध में उन्होंने कहा कि भाई एक लोकपाल बिल आना चाहिए जिससे कम से कम इनके ऊपर अंकुश लग सके। लेकिन फिर बात अंबेडकर की एक बात हमेशा, उन्होंने कहा कि हमने इतना अच्छा संविधान बना दिया लेकिन इसको चलाने वाली मशीनरी अच्छी नहीं हुई तो निश्चित तौर पे संविधान किसी काम का नहीं है। और वो दिख रहा है हमें, है ना। आप चाहे लोकपाल बना लीजिए, चाहे जो पाल बना लीजिए, बैठे तो वही लोग हैं। यहाँ तक कि न्यायपालिका में भी हम देखने को पाते हैं कि कोई जज रिटायर होके आता है तो राज्यपाल बन जाता है, कोई जज रिटायर होके आता है तो राज्यसभा का मेंबर बन जाता है। तो हम क्या समझें? आपको किस चीज़ की कमी रह गई थी? आप भारत की न्यायपालिका के, भारतीय सरकार के तीसरे अंग के, सबसे महत्वपूर्ण अंग के, संविधान के जो गार्जियन है उसके आप सर्वोच्च पद पे बैठे हैं। आपकी स्टेटस सबसे सुप्रीम रही, इसके बावजूद भी आपको किस चीज़ की इच्छा रह गई थी? क्या समझा जाए इससे? समझ रहे हैं? तो चाहे मशीनरी जब आपकी खराब होती है तो वो कहीं ना कहीं पे जा करके डिस्टर्ब करती है। और मशीनरी कौन होगी? जो मूर्त रूप से बैठते हैं, सरकार का अंग बनते हैं। और जैसी सरकार होगी वैसा उसका आचरण होगा, नहीं यानी वैसा उसका शासन होगा, है ना। चलिए अभी 7 पाप जब गांधी जी के पढ़ाऊंगा मैं, गांधी जी की 7 पापों की अवधारणा में नैतिकता को बिल्कुल निचोड़ के रख दिया उन्होंने। पहले लिखिए सत्याग्रह कहाँ पर है? इसमें अहिंसा के आधार पर असत्य पर आधारित बुराई का विरोध किया जाता है। इसमें अहिंसा के आधार पर असत्य पर आधारित बुराई का विरोध किया जाता है। अगला पॉइंट, 7 सामाजिक पाप। नहीं, ये मत लिखिए, पहले लिखिए एकादश व्रत। गांधी जी ने एकादश व्रत की बात कही। ये गांधीवाद के ही पक्ष हैं सारे, ठीक है, गांधीवाद के ही ये पक्ष हैं। गांधी ने कहा कि सत्याग्रह के लिए आपको भी सत्याग्रही होना चाहिए, हमेशा सत्य के लिए आपको संघर्षरत होना चाहिए, जो गलत है उसका विरोध करना चाहिए। तो जब केस स्टडी आएगी तो केस स्टडी में आपको सत्य के साथ खड़ा रहना है। कोई भी कहीं पे गलत काम हो रहा होगा तो आप उसका विरोध करेंगे, कहीं पर ये नहीं सोचेंगे कि मेरा यहाँ पे व्यक्तिगत हित खत्म हो जाएगा। केस स्टडी में बहुत सारे केस ऐसे आएंगे जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट दिखाया जाएगा, आपका वर्सेस राज्य का। राज्य पहले है कि आपका व्यक्तिगत हित पहले है? राज्य पहले है आपके लिए। तो हमेशा जब भी कोई केस स्टडी आएगी तो वहाँ पर हम सर्वोच्चता दे देंगे राज्य को, सत्य को सर्वोच्चता देंगे। जो वास्तव में सही है, गलत का विरोध करना आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। मैंने शुरुआत में आपको एक लेक्चर था जिसमें मैंने बताया था इथिकल रीजनिंग, है ना, इथिकल लिटरेसी। फिर मैंने बताया था इथिकल रीजनिंग, और फिर क्या बताया था?
रिवाइज नहीं हो रहा है। ये हालत है। नैतिक दक्षता, नैतिक दक्षता, नैतिक तौर पे दक्ष जब आप बनेंगे तभी आप चीज़ों को गलत और सही को जान पाएंगे, और नैतिक दक्षता के माध्यम से ही आप अपने सुप्रीम को भी गलत करने पर उसे गलत बोल पाएंगे। सही के साथ ही खड़े रहना है, गलत का थोड़ा भी सहारा नहीं देना आपको। अब सही गलत कैसे बनेगा? परिस्थितियों के अनुसार सिचुएशंस बनाएंगे कि ये सही है गलत है, लेकिन उस सिचुएशंस में आप देखोगे ना कि इसका निरपेक्ष शुभ क्या है और इसका निरपेक्ष शुभ क्या है। आप न्यूनतम क्षति की ओर जाके खड़े होंगे तो आप इथिकल हो जाएंगे। समझ रहे हैं ना? यही चीज़ है। आगे हम केसेस में सबसे ज़्यादा इन चीज़ों को देखेंगे। जब मैं ये बेसिक क्लास ख़त्म करूँगा, क्वेश्चन आंसर के बाद मैं केस स्टडी ही चालू कराऊँगा, ताकि मैं केस का भी डर आप लोगों से ख़त्म कर दूँ। कुछ तरीके बताऊंगा कि कोई भी केस आता है उसको झटपट कैसे लिखना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। अगला पॉइंट लिखिए इसमें, एकादश व्रत। अगली हेडिंग डालिए, एकादश व्रत। एकादश व्रत गांधी के मतानुसार सत्याग्रही के लिए, अब देखो गांधी ने इस चीज़ पे बहुत जोर दिया कि आपको सत्याग्रही तो होना चाहिए, लेकिन सत्याग्रही यदि आप हैं तो सत्याग्रही के लिए आपको इन 11 व्रतों का पालन करना अनिवार्य है, नहीं तो आप सत्याग्रही नहीं होंगे। और ये गांधी के नैतिक मूल्य हैं। 11 नैतिक मूल्यों का आपको पालन करने के लिए गांधी बोल रहे हैं। इन मूल्यों को आप यूज़ करेंगे। वैल्यू पढ़ा है ना हमने। वैल्यू क्या है? मूल्य क्या है? जो समाज के लिए वांछित हों, जो समाज के लिए धारणीय हों। तो गांधी ने उन 11 तरीके बताए हैं जो समाज को क्षति नहीं पहुंचाएंगे। एकादश व्रत में लिखिए, गांधी के मतानुसार सत्याग्रही के लिए 11 व्रतों का पालन आवश्यक है। गांधी के मतानुसार सत्याग्रही के लिए 11 व्रतों का पालन आवश्यक है। लिखिए कौन कौन से हैं ये 11 व्रत। नंबर 1, अहिंसा। आपकी प्रवृत्ति कैसी होनी चाहिए? अहिंसक होनी चाहिए। और अहिंसा का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने कर्म से अहिंसा की, मन से भी आपको किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना। मनसा, वाचा, वचन से भी आपको किसी के लिए बुरा नहीं सोचना। और कर्मणा, आपको कर्म से भी ऐसा कोई कार्य नहीं करना ताकि आप किसी का नुकसान कर दें, किसी की क्षति कर दें। मनसा, वाचा, कर्मणा, ये तीनों आधार पे आपको अहिंसक होना चाहिए। क्लियर? समझ रहे मेरी बात को? पहला गुण क्या है? गांधी ने कहा अहिंसा। दूसरा गुण पे जाइए। दूसरा गुण है आपका सत्य। सत्य मैंने बताया, जो पारदर्शी हो वो सत्य है, जो हो वही है, सत्य है ना? रात है तो रात है, दिन है तो दिन है ना? जो वास्तविकता हो, सत्य का मतलब होता है वास्तविकता, जो वास्तव में है। ठीक है? झूठ का मतलब क्या है? अपारदर्शिता, जो है ही नहीं वो आप कह रहे हैं, अपारदर्शिता, इल्यूजन, भ्रम, आप भ्रम को बोल रहे हैं, झूठ है वो। ठीक है? तो गांधी ने क्या कहा? आपको सत्य का सहारा वास्तव में लेना चाहिए, आप झूठ, इल्यूजन के साथ ना रहें। तीसरा है आस्तेय। आस्तेय मतलब चोरी ना करना। चोरी किस तरीके की हो सकती है? एक चोरी तो हो सकती है कि यहाँ पे कोई भौतिक वस्तु रखी है, इस भौतिक वस्तु का यहाँ से हटाकर कहीं और रख देना। किसी भौतिक वस्तु, आप यही तो करते हैं और क्या करते हैं, किसी भौतिक वस्तु को उसके उस स्थान से हटा के कहीं और रख देना चोरी कहलाता है। चोरी की परिभाषा और क्या होगी? एक चोरी और होती है, मानसिक स्तर पे भी चोरी करते हैं आप, बोलते हैं ये काम चोर है। अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा ना होना भी चोरी है ना? कई सारी चोरियां हो सकती हैं, चोरियों को भी हम वर्गीकृत कर सकते हैं। तो गांधी दोनों प्रकार की चोरियों की बात करें। पहले आपको कर्तव्य की तरफ प्रतिनिष्ठ होना, कर्तव्यनिष्ठ बनना चाहिए, तभी आप तो आस्तेय।
तीसरा क्या है आपका, चौथा, 3 हो गए, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य क्या है? ब्रह्मचर्य से आपका क्या तात्पर्य है? आचरण सही होना चाहिए, तो वो ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य 2 चीजों से बनता है, पराई स्त्री ठीक है। ब्रह्मचर्य का मतलब है संयम और अनुशासन, ये दोनों आपके जीवन में होने चाहिए। संयम और अनुशासन से यदि आपका जीवन भरा हुआ है तो आप ब्रह्मचारी हैं, चाहे आप वैवाहिक जीवन भी कर लें। गृहस्थ क्या है? गृहस्थ मतलब है कि आप कुछ भौतिक चीज़ों के साथ जुड़ गए हैं, जिसमें आपकी जिम्मेदारियों का आपको निर्वहन करना है, अगली पीढ़ी को आपको जन्म देना है, उसे बड़ा बड़ा करना है और उनके कर्तव्यों का निर्वहन करना है एक समय तक। यानी यदि आप मान लीजिए आपने एक पुत्र को पैदा किया तो आपके कर्तव्य क्या, आपकी ड्यूटी क्या है? उसे छोड़ के भाग जाना थोड़ा ना ड्यूटी है। आपने यदि किसी से विवाह किया तो आपकी ड्यूटी क्या है? आपका कर्तव्य क्या है? यदि आपने उसका हाथ पकड़ा है तो उसके जीवन को सुखमय बना देना। यदि किसी ने आपका हाथ पकड़ा है तो उसका कर्तव्य कि आपके जीवन को सुखमय बना देना, अन्यथा आपको वो कार्य करना ही नहीं चाहिए। समझ रहे हैं? अल्टीमेट। तो गृहस्थ के साथ भी आप ब्रह्मचर्य का जीवन जी सकते हैं, संयम और अनुशासन अपने जीवन में हमेशा रख सकते हैं। इससे आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा का विनाश नहीं होगा, आपकी मानसिक ऊर्जा का विनाश नहीं होगा। तो ब्रह्मचर्य आपको संयम और अनुशासन की बात करता है। ब्रह्मचर्य विवाह करने और नहीं करने से संबंधित नहीं है। हमारे बहुत ऋषि मुनि रहे हैं जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया और शादीशुदा भी थे। हर एक ऋषि मुनि की आपको पत्नी मिलेगी, अधिकांशता। विवाह नहीं करना ब्रह्मचर्य से नहीं जुड़ा हुआ कि विवाह कोई नहीं कर रहा तो ब्रह्मचारी है, कोई नहीं कर रहा तो ब्रह्मचारी, ये थोड़ा ना, ये कोई परिभाषा है? क्या सेक्सुअल रिलेशन को ही ब्रह्मचर्य से जोड़ के देखा जा सकता है? नहीं देखा जा सकता। आप शादी नहीं करेंगे, इसके बावजूद भी आप यदि मस्टरबेशन करते हैं तो भी आप अपने ब्रह्मचर्य को खो रहे हैं। आपके अंदर संयम नहीं है, अनुशासन नहीं है, आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा विनिष्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, आपके अंदर का ओज मर जाएगा, तेज मर जाएगा, आपके अंदर का प्रकाश खत्म हो जाएगा। तो आध्यात्मिक ऊर्जा का संचय संयम और अनुशासन से होता है, यही ब्रह्मचर्य है। ठीक, गांधी कहते हैं व्यक्ति को ब्रह्मचारी होना चाहिए। गांधी ब्रह्मचारी नहीं थे, संयमित नहीं थे, अनुशासित नहीं थे, शायद आपको पता होगा। गांधी ने इस पे पूरा सत्य के प्रयोग पढ़िए। उन्होंने बताया बहुत कम उम्र में विवाह हो गया और उन्हें उस चीज़ की ग्लानि उन्होंने एक व्यक्त किया है कि जब उनके फादर का देहावसान हुआ तो उस समय वो काम लिप्सा में इतना लिप्त हो गए कि उस रात जब वो फादर उनके ख़त्म हुए, वो चाहते पूरी रात रुके रहते अपने फादर की सेवा में। उस चीज़ का वो ग्लानि करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं कि मैं बहुत कामुक व्यक्ति था। उनके बाइसेक्सुअल रिलेशन भी सुनने में आते हैं कि एक विदेशी था, कोई पत्रकार था, क्या नाम था, बेब मिलर था कुछ ऐसा, उसके साथ उनके बाइसेक्सुअल रिलेशन, समलैंगिक रिश्ते। लेकिन ये इसमें कोई बुराई नहीं है, उनका व्यक्तिगत मामला था और सत्य के प्रयोग में उन्होंने इस चीज़ को स्वीकारा, जो वास्तविकता थी उसे दिखाया कि मैं ऐसा था। समझ रहे हैं? यदि आपके अंदर कोई बुराइयां हैं और आज आप उन्हें स्वीकार ले तो आप सत्यवादी हुए कि नहीं हुए? नहीं हुए। क्यों? गांधी को तो सत्यवादी कहा जाता है, उन्होंने सत्य के प्रयोग में तो स्वीकारी है ना एक एक बातें कि मैं कामुक था, मैंने चोरी की, मैंने झूठ बोला, उन्होंने स्वीकार किया कि मैंने चोरी की, अपने पिता के सोने का कंगन ले गया। उन्होंने ये नहीं बताया कि मैं बड़ा ये था, मैं बड़ा वो था, उन्होंने स्वीकार किया, तभी वो सत्यवादी। सत्यवादिता का मतलब है जो आप हैं वो आप हैं, उसे आप दिखाएं कि आपके अंदर यदि कमियां हैं तो उन कमियों को भी खोल के रख दें, हाँ ये कमियां। ठीक है, ठीक है। अगला नेक्स्ट, गांधी ने कहा अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब क्या है? जरूरत से ज्यादा चीजों को संचित न करना। अब देखेंगे सभी धर्मों का मूल भाव भी यही है। जैन धर्म भी इसी भावों पे जुड़ा हुआ है, इसी भावों पे आपको बौद्धिज्म भी जुड़ा दिखेगा, इसी भावों पे सारे धर्म जुड़े दिखेंगे। अगला कितने हो गए? गांधी कहते हैं आपको शारीरिक श्रम करना चाहिए। आपको शायद पता हो
गांधी किसी अपने कार्यों को किसी और से नहीं करवाते थे। यदि स्वच्छता की बात है तो खुद स्वच्छता करते थे। गांधी कहते हैं कि जब हम अपने छोटे छोटे कार्यों को भी करते हैं, शौचालय साफ करना वो खुद करते थे, इससे हमारा अभिमान खत्म होता है, अहंकार खत्म होता है। समझ रहे हैं? जब हम अपने अपने छोटे कार्यों के लिए किसी और के ऊपर आश्रित हो जाते हैं तो हमारे अंदर अहम की भावना का जन्म होने लगता है। मुझे लगता है कि मैं कुछ हूँ, जबकि वास्तव में ऐसा कुछ होता नहीं है। तो गांधी कहते हैं आपको शारीरिक श्रम करना चाहिए। ठीक है, तो गांधी क्या कहते हैं? शारीरिक श्रम। अगला, सर्वधर्म समभाव, सभी धर्मों के लिए आपकी एक बराबर भावना होनी चाहिए। किसी धर्म को लेकर के आपके मन में कुंठा नहीं होनी चाहिए। अगला पॉइंट, स्वदेशी, अपने देश में बनी हुई चीज़ों को ही आपको प्रयोग में लाना चाहिए। इससे भी क्या होता है? इससे आत्मसम्मान बढ़ता है। अपनी बनाई हुई चीज़ें अपने राष्ट्र के प्रति, अपने प्रति स्वाभिमान की भावना का जन्म देती है। इसलिए आपको यदि अपनी सेल्फ स्टीम बढ़ानी है, तभी कहते हैं ना कि यदि आप भूखे पड़े रहिए लेकिन कोशिश मत करिए कि मांग के खाना किसी से, आपका आत्मसम्मान मर जाएगा। एक भिखारी का आत्मसम्मान क्या होता है? कुछ नहीं, वो तो पूरे दिन यही करता है, पूरे दिन उसको एक्टिंग करनी पड़ती है। बहुत सारे भिखारी तो पूरे दिन एक्टिंग करते हैं कि खराब मुंह बनाएंगे, खराब चेहरा बनाएंगे, गंदा कपड़ा पहनेंगे। जब क्यों कर सकते? तब तक उसे मिलेगा ही नहीं। वो तो चाहता है कि पैरों से विकलांग ही हो। ऐसी वो होते नहीं है विकलांग, लेकिन विकलांग की एक्टिंग करते हैं। समझिए कितना बुरे स्तर पर उनका आत्मसम्मान गिरा हुआ है। जो दूसरे से मांगने लग जाए, समझिए उसको अपने ऊपर तो भरोसा ही नहीं है। तो गांधी कहते हैं आपको अपने ऊपर भरोसा करने के लिए जरूरी क्या है कि आप स्वदेशी को अपनाएं, स्वाभिमान को, अपना जो भी है उस पर भरोसा करें। सब चीज, स्वयं से लेकर के किसी भौतिक वस्तु के उपयोग में भी स्वदेशी, हर चीज में स्वदेशी, ताकि राष्ट्र के प्रति, स्वयं के प्रति स्वाभिमान की भावना आपके अंदर कूट कूट के भरी रहे। अगली बात गांधी जो करते हैं वो क्या है? अभय, आपको निर्भय होना चाहिए। किसके लिए निर्भय होना चाहिए? कई बार गांधी का एक शब्द है ना कि सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं। तो कई बार आप जब सत्याग्रही बनेंगे, सत्य के रास्ते में चलेंगे, तो आपको परेशान किया जाएगा, कानून के द्वारा परेशान किया जाएगा, लेकिन जीत होगी आपकी अंत में। तो आपको निर्भय होना चाहिए। एक सत्याग्रही को निर्भय होना बहुत जरूरी है। और तीसरा, अश्वाद। अश्वाद, इसको आप जोड़ सकते हैं। अश्वाद का मतलब है एक तरीके से कि आपकी इंद्रियों पे आपका संयम होना चाहिए। अश्वाद, इंद्री है आपकी, ये जीवा भी आपकी एक इंद्री है ना। आपकी अपनी इंद्रियों में संयम नहीं होता तो आप कुछ भी खाते पीते। अश्वाद यहाँ से इससे जुड़ाव रखता है, इंद्रिय संयम से जुड़ाव रखता है। समझ रहे हैं? वही व्यक्ति ये कार्य कर सकता है जो इंद्रिय संयमी हो, तब जाके आप एक सत्याग्रही बन पाएंगे। इन 11 चीज़ों को धारण करने के बाद एक अच्छे सत्याग्रही आप बनेंगे। आपके मन में अहिंसक विचारधारा रहेगी, आप सत्य के प्रति कभी भी खड़े रहेंगे और निर्भय रहेंगे। अब आपके अंदर आस्तीय नहीं है तो आप क्या करेंगे? आपके मन में एक कुंठित विचारधारा रहेगी, कैसे न कैसे करके लूटना है, खसोटना है, इस मंच का उपयोग करना है। नेता क्या करते हैं? कहीं पे हो रहा हो आंदोलन, पहुंच जाते हैं वोट बैंक की राजनीति करने, जाके बोलते हैं नहीं ये होना चाहिए, नहीं हम इनके साथ हैं, पीठ पीछे कहते हैं मरे हैं सर। ये कंडीशन क्या है? आस्तीय नहीं है उनके अंदर, अपरिग्रह नहीं है उनके अंदर, निस्वार्थ है। देखा ना आश्रम सीरीज, आश्रम में क्या रहता है, क्या बोलते हैं उसको, जप नाम, देख लिया? उसमें एक शब्द कौन है, काशीपुर वाले बाबा की जय। सबको पता है कि बाबा कैसे हैं, और जो टिंका रहता है वो गाना, बस एक ही गाना है उसमें, बाबा लाएंगे क्रांति। तो क्रांति लाने के चक्कर में पता है सबको गलत है, लेकिन पॉलिटिशियन को पता है कि भाई इसकी पकड़ है। कई कंस्टिट्यूंसी में, विधानसभा में इस बाबा की पकड़ है, सबको पता है गलत चल रहा है, पीठ पीछे सब समर्थन हाथ पांव जोड़ रहे हैं बाबा के। ठीक है, फिर वो बच्ची, अभी देखना तीसरा एपिसोड में क्या होना है, वो बच्ची आके सत्य हिंसा के साथ खड़ी हो जाएगी, सत्याग्रही बन जाएगी।
सत्य के लिए निर्भय। उसको पता है बाबा बहुत पावरफुल पर्सन है, कितनों को खत्म कर चुका, कितनों को गुलाम बनाए हुए। देखा है फिर एक पूरा बेसमेंट बना रखा उसने जेल की तरह, सब जपनाम कर रहे हैं वहाँ पे, लेकिन वो निर्भय होकर वहाँ से भागती है, अपने आप को बचाती है। तो सत्य के खिलाफ आपको खड़ा होना पड़ेगा, और जब आप सत्य के खिलाफ खड़े होते हैं, इन 11 गुणों से आप अपने आप को पूर्ण बनाते हैं, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है, फिर आपकी जीत तय है। अगला पॉइंट अगला है, ये हो गया एकादश व्रत गांधी के। तो अब आपको यदि पूछा जाता है, आयोग में प्रश्न आएगा कि गांधी के एकादश व्रतों के बारे में बताइए, तो लिख लेंगे 10 ही हुए, कौन सा रह गया? एक और लिख लीजिए, अंतिम है अस्पृश्यता निवारण। अस्पृश्यता निवारण, अस्पृश्यता निवारण। अस्पृश्यता निवारण। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रही चीज़ें? 11 पॉइंट आपके ये हो गए। आगे लिख लीजिए इसी में, निजी और सार्वजनिक संबंधों में नैतिकता को बढ़ावा देने में ये उपयोगी हैं। निजी एवं सार्वजनिक संबंधों में नैतिकता को बढ़ावा देने में ये उपयोगी हैं। एकादश व्रत गांधी जी के नैतिक दर्शन के आधारभूत सिद्धांत हैं। एकादश व्रत गांधी जी के नैतिक दर्शन के आधारभूत सिद्धांत हैं। ठीक है, क्लियर? अगला लिख लीजिए, गांधी जी के 7 सामाजिक पाप। 7 सामाजिक पाप, 7 सोशल इविल्स। 7 सामाजिक पाप। तो गांधी जी ने 7 सामाजिक पापों की बात की है। उन्होंने कहा है कि मनुष्य व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन में अनैतिक गतिविधियों में क्यों लिप्त हो जाता है। इन 7 सामाजिक पाप, समाज में 7 तरीके, 7 पाप हैं समाज में, जिसके कारण से मनुष्य व्यक्तिगत और सामाजिक नैतिक मापदंडों को छोड़ देता है, बुराइयों की तरफ बढ़ जाता है, बुराइयों से अपना नाता रखने लग जाता है। तो लिखिए ये 7 सामाजिक पाप। पहला सामाजिक पाप, सबसे पहली दिक्कत क्या है कि जो राजनीति है, जो पॉलिटिक्स है, वो कैसी है? सिद्धांत विहीन है। गांधी कह रहे हैं, लिख ली पहले एक शब्द ये लिख लीजिए, यंग इंडिया एक इनकी बुक है, उसमें इन्होंने ये 7 सामाजिक पाप बताए हैं। रेफरेंस बुक लिख लीजिए, यंग इंडिया, ब्रैकेट में लिखिएगा 1925 में ये बुक आई थी। यंग इंडिया में 7 सामाजिक पापों के बारे में बताया गया है। यंग इंडिया में 7 सामाजिक पापों के बारे में बताया गया है, जिसके कारण मनुष्य व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन में अनैतिक गतिविधियों में लिप्त होता है। जिसके कारण मनुष्य सामाजिक एवं व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन में अनैतिक गतिविधियों में लिप्त होता है। व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन में अनैतिक गतिविधियों में लिप्त होता है। पहला पाप है पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल, यानी कि सिद्धांत विहीन राजनीति।
पहला पॉइंट है सिद्धांत विहीन राजनीति। समझ रहे हैं इसको? यदि हमें इसको सही करना है तो क्या करना पड़ेगा? यदि इस पाप को दूर करना है तो राजनीति को कैसा होना पड़ेगा? नीति परक होना चाहिए। राजनीति नीति युक्त होनी चाहिए, नैतिकता पे आधारित राजनीति होनी चाहिए, जो सही गलत को सही समझे और उसके आधार पे काम करे। ऐसी राजनीति को हमें लाना पड़ेगा। तो इसका अपोजिट क्या होगा? नीति युक्त राजनीति होनी चाहिए। तो गांधी ने कहा पहला पाप समाज में क्या है कि जो राजनीति है वो सिद्धांत विहीन है। दूसरा पाप जो उन्होंने समाज का बताया, हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं वेल्थ विदाउट वर्क, बिना काम के पैसा मिल जाए। ये मेंटालिटी है समाज की। लिखिए, दूसरा है आपका बिना काम के धन, दूसरा पाप। तीसरा पाप जो आप कर रहे हैं बार बार, आप चाह रहे हैं आपको सुख तो मिले, हैप्पीनेस तो मिले, खूब हैप्पीनेस मिले, लेकिन आप अपने अंतःकरण की ना सुने, उसको बार बार इग्नोर करते रहें। जो सही गलत बताए उसको बस दबाए रहें, लेकिन सुखी रहें। यही तो कर रहे हैं आप। अंतःकरण हर बार कहता है कि ये चीज़ सही है, लेकिन अब आप उसकी बात दबा देते हैं। तो एक पाप ये है समाज में। लिखिए, बिना अंतःकरण के सुख सबको चाहिए, बिना काम के धन सबको चाहिए, राजनीति सिद्धांत विहीन सबको चाहिए, और बिना अंतःकरण के सुख सबको चाहिए। अगला, चरित्र बिना ज्ञान। चरित्र बिना ज्ञान मतलब चरित्र आपका अच्छा हो, लेकिन ज्ञान आप उसका ज्ञान नहीं चाहिए आपको। ज्ञान के बिना चरित्र आपका कैसे ऊंचा हो जाएगा? सबकी ये बहुत, आपका करेक्टर अच्छा हो बट नॉलेज से आपको कोई लेना देना नहीं, ये आपको चाहिए। एक सामाजिक पाप है ये। अगला पॉइंट, नैतिकता बिना व्यापार, नैतिकता विहीन व्यापार, जो कॉमर्स वर्क है विदाउट मोरालिटी है। नैतिकता विहीन व्यापार, मानवता विहीन विज्ञान, मानवता विहीन विज्ञान, यानी विज्ञान तो लगातार देख ही रहे हैं विज्ञान में किस तरीके से दिन प्रतिदिन प्रगति होती जा रही है। अंतरिक्ष अनुसंधान बड़े स्तर पे हो रहा है, नाभिकीय अनुसंधान बड़े स्तर पे हो रहा है, बड़े बड़े परमाणु बम, हाइड्रोजन बम बनाए जा रहे हैं, है ना। लगातार आप बड़ी सारी मिसाइलें बना रही हैं, डिफेंस टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, नैनो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, बायो टेक्नोलॉजी। कोरोना क्या है? मानवता है तो बायोटेक्नोलॉजी। किसी वायरस को जन्म आपने दे दिया, लेकिन ह्यूमैनिटी के लिए था ये, मानवता को ख़त्म करने के लिए आपने काम किया। यदि किसी ने भी किया हो, चाइना ने किया या कैसे भी आया, लेकिन ये तो विज्ञान कैसा है? बिना मानवता के, ह्यूमैनिटी नहीं ध्यान देता। गांधी कहते हैं कि ये भी एक बहुत बड़ा सामाजिक पाप है। ठीक। नेक्स्ट, त्याग रहित पूजा। त्याग रहित पूजा, त्याग रहित पूजा। गांधी को समझ में आ रहा है कि नहीं? कुछ थोड़ा बहुत अभी जल्दी नहीं समझ में आते। तो गांधी ने कहा ये 7 चीज़ें हैं, ये 7 चीज़ें मिलकर के समाज में व्याप्त हैं। हर व्यक्ति यही चाह रहा है। राजनीति में है, सिद्धांतों से उसे कोई लेना देना नहीं है। ज्ञान चाहिए, चरित्र से उसे कोई लेना देना नहीं है। धन चाहिए, बट उसे काम से कोई लेना देना नहीं चाहिए। लग रहा काम कौन, यही हो रहा है। देख लीजिए, अपनी कोई ड्यूटी नहीं निभा रहा, कर्तव्य नहीं कर रहा। ये सामाजिक पाप है, सोशल इविल है। यदि आप इन चीज़ों को धारण किए हैं तो आप समाज के लिए बहुत बड़े, गांधी के अनुसार एक 7 सामाजिक पापों में आपका हिस्सा है। लिख लीजिए अंतिम, महात्मा गांधी के द्वारा वर्णित उपरोक्त सामाजिक पापों को, अब हम इसके विपरीत क्या बात कर सकते हैं, कैसे हम समाज को सही करें, तो ये तो गांधी ने नहीं बताया। 7 पापों की विपरीत स्थिति क्या हो, क्या हमें धारण करना चाहिए। ये तो गांधी ने कहा कि ये चीज़ समाज चाहता है,
यदि आप ये चीज़ें करते हैं तो समाज के लिए पाप है ये, है ना। तो हमें इसके विपरीत क्या करना चाहिए। यदि मान लो यूपीएससी ऐसा भी पूछता है तो मैं 7 चीज़ें आपको लिखवा रहा हूँ, जो 7 चीज़ें हमें धारण करनी चाहिए। इन 7 पापों की विपरीत स्थिति क्या है जिससे नैतिकता स्थापित होगी, वो भी लिख लीजिए। मान लो यूपीएससी पूछता है, महात्मा गांधी के द्वारा वर्णित उपरोक्त 7 सामाजिक पापों के विपरीत स्थिति को हम नैतिकता के सार तत्व के रूप में देख सकते हैं। नैतिकता के सार तत्व के रूप में देख सकते हैं। निजी और सार्वजनिक जीवन में नैतिकता को बढ़ावा देने के लिए, निजी एवं सार्वजनिक जीवन में नैतिकता को बढ़ावा देने के लिए 7 सामाजिक पापों की विपरीत स्थिति, 7 सामाजिक पापों की विपरीत स्थिति को स्वीकार करना होगा। विपरीत स्थिति में पहली स्थिति क्या होनी चाहिए। पहला पाप क्या है, सिद्धांत विहीन राजनीति। तो क्या हो जाएगा इसका उल्टा, नीति युक्त राजनीति, नीति परक राजनीति, जो नीति से युक्त हो, जो नैतिकता से युक्त हो, नीति परक राजनीति। दूसरा क्या था पाप। तो क्या करना चाहिए हमें, क्या होना चाहिए, काम करने के बाद पैसा मिले तो लिखिए श्रम आधारित धन। तीसरा पाप बताइए, तो क्या होना चाहिए, अंतःकरण के साथ सुख। बिना अंतःकरण के सुख का उल्टा क्या हो जाएगा, अंतःकरण युक्त सुख। अंतःकरण युक्त सुख। अगला पाप क्या था, चरित्र बिना ज्ञान। तो क्या होगा, चरित्र युक्त ज्ञान। चरित्र युक्त ज्ञान। अब आप ज्ञानी तो बहुत है लेकिन चरित्र अच्छा नहीं है आपका, क्या फायदा। किसी ज्ञान का कोई मतलब है। बहुत ज्ञानी था रावण लेकिन चरित्र खराब था तो कोई मतलब नहीं है उसका। इसलिए करेक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट। बिना करेक्टर के आपके ज्ञान का कोई लेना देना नहीं, सब एक तरफ धरा धराया रह जाएगा। आसाराम बापू को देखिए, ज्ञान बहुत। राम रहीम को देखिए, ज्ञान बहुत, करेक्टर। तो करेक्टर ढीला नहीं चाहिए, कोई फायदा नहीं उससे, जीवन बेकार है आपका। मीटू कैंपेन में कितने ज्ञानी पकड़े गए। करेक्टर, आपका करेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। आपके चरित्र में कोई इतना सा भी दाग नहीं होना चाहिए, इतना सा भी। ठीक है। अगला पॉइंट, अगला क्या था, नैतिकता विहीन व्यापार। तो क्या हो जाएगा, नैतिकता युक्त व्यापार। अगला पॉइंट, मानवता विहीन विज्ञान। तो क्या हो जाएगा इसका उल्टा, मानवता उन्मुख विज्ञान। मानवता की तरफ उन्मुख रहे ऐसा विज्ञान चाहिए हमें, मानवता उन्मुख विज्ञान। अगला क्या है, त्याग रहित पूजा। तो त्याग युक्त पूजा। समझ में आया कुछ गांधी समझ में आए कि नहीं समझ में आए। एक हमारे श्रम मंत्री थे, आज़ादी के बाद भारत के पहले श्रम मंत्री कौन बने। नहीं, श्रम मंत्री नहीं थे मेरे ख्याल से, वो डिफेंस मिनिस्ट्री थे मेरे ख्याल से। श्रम मंत्री जगजीवन राम थे, है ना, जगजीवन राम थे। तो जब पहली सरकार बनी, संविधान बन के तैयार हुआ, तो जगजीवन राम, संविधान बनने के प्रोसेस में था, 1948 की बात है। तो जगजीवन राम महात्मा गांधी के पास गए कि बापू आज हम जा रहे हैं, पहला दिन है, हम संविधान सभा में बैठने जा रहे हैं। गांधी तो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो गांधी ने जगजीवन राम को एक अपना लेटर दिया और उस लेटर का नाम है महात्मा गांधी का जंतर।
उन्होंने कहा कि जब तुम्हारा मन अहम से भर जाए तो तुम्हें याद करना कि तुम किसके लिए इस पद पर आकर बैठे हो। शासन में नैतिकता स्थापित करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यदि गांधी का कोई पक्ष रहा है तो वो गांधी का जंतर है। इसे भी लिखिए, लिखिए महात्मा गांधी का मंत्र या महात्मा गांधी का जंतर। इससे भी प्रश्न बनेगा। गांधी बता दिए, गांधी से अब 7 पापों में से एक लाइन ही कोई उठा के दे देगा आपसे, यूपीपीएससी या यूपीएससी। तो आगे हम डिफाइन करेंगे। गांधी को बिल्कुल बता दे रहा हूँ, मैं आत्मा में उतार दूंगा, बस मेरे साथ लगातार चलते रहना है। गांधी आपके आत्मा में रग रग में बैठा दूंगा। गांधी, क्योंकि गांधी बहुत पूछे जाते हैं और गांधी हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं, तो राष्ट्रपिता अपने अंदर धारण होने चाहिए। ठीक है, दिमाग से ये नहीं मैं कि ऐसा नहीं, आप हर जगह क्रिटिसिज्म कर सकते हैं तर्क के साथ, विदाउट तर्क के नहीं कि पता चला किसी पड़ोसी ने बताया कि गांधी ऐसे थे, किसी किताब में आपने पढ़ा हो, कुछ तर्क हो आपके पास, तो गांधी पे हम लोग एक अच्छी डिबेट कर सकते हैं। जैसे विभाजन को लेकर गांधी को लेकर क्रिटिसाइज किया जाता है, बट गांधी तो कभी विभाजन के पक्षधर ही नहीं थे। गांधी ने तो कहा था ये देश का विभाजन मेरी लाश पे होगा। गांधी तो सांप्रदायिकता के खिलाफ खड़े रहे हमेशा, जब कभी दंगे हुए गांधी जाके खड़े हो गए, है ना। तो गांधी को लोग समझ नहीं पाए सही तरीके से। गांधी को हम समझेंगे पूरे सेशंस में। गांधीज्म के बारे में लिखिए इसे। शासन प्रशासन में नैतिकता की स्थापना के लिए, शासन प्रशासन में नैतिकता की स्थापना तथा लोक कल्याणकारी राज्य के स्वप्न को, शासन प्रशासन में नैतिकता की स्थापना तथा लोक कल्याणकारी राज्य के स्वप्न को मूर्त रूप देने हेतु महात्मा गांधी द्वारा सन 1948 में, महात्मा गांधी द्वारा सन 1948 में दिया गया जंतर बहुत लोकप्रिय है। जंतर, ये जंतर किसको दिया था उन्होंने? जगजीवन राम को। लिखिए क्या बोला उन्होंने, लिखिए उसमें क्या लिखा था, लिखिए आगे डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए, मैं तुम्हें एक जंतर देता हूं, मैं तुम्हें एक जंतर देता हूं, मैं तुम्हें एक जंतर देता हूं। जब भी तुम्हें संदेह हो, जब भी तुम्हें संदेह हो, जब भी तुम्हें संदेह हो, जब भी तुम्हें संदेह हो या तुम्हारा अहम तुम पर हावी होने लगे, अहम मतलब मैं की भावना, जो भी हूं मैं हूं। देखो आप हो या ना हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपको लगता है कि मैं हूं, मैं सब कुछ कर रहा हूं, मैं, मेरे रहने से बहुत सारे लोग चले गए, कोई फर्क नहीं बदला, कुछ नहीं अंतर पड़ा। प्रकृति चल रही, प्रकृति चलती रहेगी। आपका होना ना होना कोई बहुत फर्क नहीं डालता किसी के जीवन में। ये आपका अहम होता है, आपका भ्रम होता है। समझ आए? नेक्स्ट कहां पे हैं? अहम तुम पर हावी होने लगे तो यह कसौटी आजमाओ, तो यह कसौटी आजमाओ। जो सबसे गरीब और कमजोर आदमी तुमने देखा हो, जो सबसे गरीब और कमजोर आदमी तुमने देखा हो, उसकी शक्ल याद करो, उसकी शक्ल याद करो, उसकी शक्ल याद करो, उसकी शक्ल याद करो। याद आ रहा है क्या कोई?
कौन याद आ रहा है? कोई ना कोई आप अपने जीवन में बहुत सारे पक्ष आते हैं। मेरे पास जब कभी ये मैं जंतर गांधी जी का ये हमेशा दिमाग में गूंजता तब है। एक बार मैं आपको अपना किस्सा बताता हूँ। हमेशा जब मैं आप लोगों के टाइम पे था, प्रिपरेशन कर रहा था, दिल्ली में ही मेरा मैक्सिमम टाइम बीता है। पहले शुरुआती शिक्षा हुई मेरी कानपुर से, दीनदयाल उपाध्याय विद्यालय से, फिर अधिकतम टाइम मैंने दिल्ली में व्यतीत किया है। तो जब कभी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता था, इरिटेट हो जाता था, चीज़ें समझ में नहीं आती थी, दिमाग तौर पे कौंध जाता था, तो मैं इंडिया गेट हमेशा जाता था। मतलब मेरी फेवरेट जगह रही है, आज भी है। आज भी यदि मान लो 1 बजे मन मेरा कुलसने लग जाए, मैं निकल जाता हूँ, वहीं बैठ जाता हूँ। मतलब मैक्सिमम टाइम मुझे लोग वहीं पाते थे। जैसे मेरे दोस्तों को मैं मिलता नहीं था, पहले तो मेरे पास फ़ोन भी नहीं रहता था कि कोई फ़ोन कर ले, तो मैं मैक्सिमम वहीं पे या तो राजपथ में थोड़ा सा टहलता हुआ, या फिर वहीं पे आसपास जहाँ पे ये है कि कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा, कोई परेशान नहीं। कई बार पुलिस वाले आ जाते थे, वो पर कहाँ बैठे हैं कब, क्योंकि वो जगह आपको पता है हमेशा 144 धारा वहाँ पे लगी रहती है। आप ज़्यादा टाइम वहाँ पे स्पेंड इस तरीके से नाइट में नहीं कर, लेकिन ओवर नाइट मेरी। तो एक बार मैं वहाँ बैठा था, क्योंकि मैं वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखता भी था। वहाँ पे सब कुछ है, मतलब यदि आप बैठ के उस जगह का एक एक मैंने जिस तरीके से विश्लेषण किया है, लगभग कम से कम नहीं होगा तो 500-600 बार तो मैं उस जगह गया हूँगा। उस पूरे एरिया का एक एक चप्पा, एक एक कोना, जितना पॉसिबल जहाँ तक हो सका है। कई बार तो मैं संसद भवन के अंदर तक भी गया हूँ बहसों को सुनने की, जितना पॉसिबल हो पाया। एक बार मैं पूरी क्लास को भी लेके गया था, आप में शायद कोई नहीं है, एक बार ले गया था, लेकिन फिर उसके बाद मैंने वहीं पे संकल्प लिया कि अब कभी दोबारा लेके नहीं आऊँगा। क्योंकि मेरी मेंटालिटी, मैं सब बताऊँ, यहाँ से क्लास को लेके गए, मेंटालिटी ये थी कि सब लोग पैदल चलिए साथ में, वहाँ पर उस एरिया को घूमते हैं। अब सबको ऑटो चाहिए, अपनी सबका, वो खाने पीने के मूड से गए हैं। मतलब समझ रहे हैं ना, एक होता है कि एक लगाव होता है, चीज़ों के प्रति जुड़ाव होता है, एक आत्मिक तौर पे हम चीज़ों को जुड़े होते हैं। वो चीज़ मुझे दिखी नहीं किसी के साथ, नहीं दिखी, बेकार है, टाइम ख़राब करना है। सीखने की, लर्निंग की किसी की प्रोसेस ही नहीं, सब अपने अपने धुन पे हैं। फिर छोटी छोटी बातों को लेकर के बहुत सारी चीज़ें थी। फिर मैंने काफ़ी प्लान थे। उसी दिन था कि फिर चलेंगे, एस्ट्रोनॉमिकल का एक बना हुआ है त्रिमूर्ति भवन, फिर मैंने कैंसिल कर दिया भैया। वही उसके बाद महाराष्ट्र भवन गए हम, महाराष्ट्र भवन में सबने लंच किया, और उसके बाद फिर मैं सबको विदा कर दिया, भाई नेक्स्ट टाइम अब अकेले ही ठीक है। और अधिकतम मैं यात्रा अकेले ही करता हूँ, क्योंकि ज़्यादा जाओ भाई सामने वाले की मेंटालिटी क्या है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो अलग बात है। आप क्या खोजने जा रहे हो, क्या बताने जा रहे हो, आपको अलग दिख रहा है, समझ रहे हो ना। ये चीज़ें बहुत फ़र्क पड़ती हैं। तो मैं वहाँ बैठा था, तो हमेशा मेरे चेहरे में उस औरत की तस्वीर कभी नहीं जाएगी, मुझे लगता है जीवन में। एक औरत थी, बिल्कुल पतली सी, दुबली सी, पूरा शरीर का जैसे खून सूख गया हो, काला पड़ गया हो रक्त। 2 बच्चों को लिए थी, एक इधर एक इधर, पीठ में एक कूड़े का पूरा ढेर सा लादे हुए थी। और वो, मुझे जहाँ तक उसको पता है कि वो भी भूखी थी, उसके बच्चे भी भूखे थे, छोटे छोटे बच्चे थे। मुझे नहीं लगता कि वो अपना दूध उन्हें पिला पाती रही होगी, क्योंकि होगा ही नहीं तो पिलाएगी कैसे। और वो खाना कहाँ ढूंढ रही थी, कूड़ादानों में। मतलब मैंने उसको काफ़ी देर तक उसको फॉलो किया, बहुत लंबे टाइम तक। कितने कूड़ादानों में उसने देखा कि खाना है। वो तस्वीर मतलब कौंध जाती। जब मैं कभी रात में कई बार तो सोते सोते जग जाता। शुरुआत में काफ़ी दिनों तक हुआ है मेरे साथ। और हमेशा जब कभी अब इंडिया गेट जाता हूँ तो मैं ऐसे लोगों को यदि मुझे दिख गए, तो जो पॉसिबल हो पाता है वो पॉसिबल कर पाते, लेकिन हम कर कितना सकते हैं, हमारे पास कितनी कैपेसिटी है ना। हम ज़्यादा किसी को 1000-2000, तो इससे किसी का जीवन तो बदल नहीं जाएगा। 1000-2000 होते कितने हैं? दिल्ली जैसे शहर में आप 2 दिन का भी खर्चा नहीं कर सकते, है ना। शरीर में उसके वस्त्र नहीं थे। 2 बच्चे थे, उनके शरीर में वस्त्र नहीं थे, पूरा शरीर सूखा हुआ था, ब्लड काला पड़ गया था, पता नहीं कितनी बीमारियां उसके शरीर में रही होंगी, बट वो भी जिंदा है, सरवाइव कर रही है। इन आशाओं से अपने बच्चों को पाल पोस रही है। सोचिए, भावनाएं, उसे अभी भी जीना है ऐसी कंडीशन में भी। दिन प्रतिदिन कूड़ा जितना पाती थी, कूड़ा बीन बांध के कितना 200-300 रुपये कमाती होगी, फिर किसी तरह फिर वही लाइफ, वही रोटेशन चल रहा है। और मुझे जहाँ तक कितना शोषण हो रहा होगा उसका इस समाज में, फिर भी समाज के प्रति चल रहा है, ठीक है। वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग जो पढ़ते हैं उसमें सब लोग आते हैं, इनका भी नाम उस संविधान में लिखा हुआ है। और इस राज्य का कर्तव्य है कि उनके लिए कुछ करे। और ये मैं उस जगह देख रहा था जिसके आगे वो भवन बना हुआ था, जिस भवन में वो संविधान रचा गया, उनके आगे ऐसे लोग घूम रहे हैं। ये विडंबना थी।
तो जब आप अपने जीवन में ऐसे लोगों को देखते हैं ना, उसके बाद एक क्रांति आती है कि यार कुछ तो करना है, कुछ ऐसा करना है जो इनके जीवन के लिए कुछ तो बदल पाए। मैंने अपने लाइफ में दूसरा चेहरा मेरे फादर का आता है। मैंने अपने फादर को ब्याज में पैसा मांगते हुए देखा है अपनी एजुकेशन के लिए, और किस तरीके से उन्हें दुत्कारा जाता था। पैसा लेने जाते थे, नहीं होता था, 1000-2000 रुपये भी हमें देने होते थे दिल्ली पढ़ने भेजने के लिए, तो मांगते थे ब्याज में पैसा और दुत्कार खाते थे। 3-3 4-4 जगह जाते थे सूदखोरों के पास, फिर किस तरीके से सूदखोर जो है ब्याज के लिए घर आते थे, वो चेहरा हमने देखा है। तो जब वो चेहरे याद आते हैं, ऐसे कितने हैं, हजारों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में, तो फिर शरीर कौंध जाता है कि मैं जो कर रहा हूं क्या इनकी ज़िंदगी बदल पाएगा। गांधी का जनता सिर्फ यही बात करता है। समझ रहे हैं बात को? आपकी लाइफ में हमेशा आपको ये चीज़ सर्वोपरि रखनी चाहिए कि आपका जो, मैं यदि सो रहा हूं तो मैं उसकी लाइफ क्या बदल पाऊंगा, क्या बदल पाऊंगा? नहीं बदल पाऊंगा कभी। मैं खुद को नहीं बदल पाऊंगा तो मैं सामने वाले की लाइफ के बदलने की क्या जिम्मेदारी लेता हूं? कुछ नहीं। तो गांधी यही कहते हैं कि जब आपका अहम आपके ऊपर हावी होने लगे तो उस व्यक्ति की शकल याद करो जो व्यक्ति आपको सबसे गरीब, सबसे दुर्बल मिला हो, और फिर उसके बाद आगे लिखिए, शकल याद करो और अपने दिल से पूछो, और अपने दिल से पूछो कि जो कदम उठाने का तुम विचार कर रहे हो, जो कदम उठाने का विचार कर रहे हो वह उस आदमी के लिए कितना उपयोगी होगा, वह उस आदमी के लिए कितना उपयोगी होगा। क्या उससे वह अपने जीवन, क्या उससे वह अपने जीवन और भाग्य पर काबू रख सकेगा, काबू रख सकेगा। अर्थात ये जितनी पूरी बात आपने लिखी इसको कम शब्दों में समझा रहा हूं। अर्थात क्या उससे उन करोड़ों लोगों को स्वराज्य मिल सकेगा, उससे उन करोड़ों लोगों को स्वराज्य मिल सकेगा, उससे उन करोड़ों लोगों को स्वराज्य मिल सकेगा जिनके पेट भूखे हैं और आत्मा अतृप्त है, आत्मा अतृप्त है, आत्मा अतृप्त है। तब तुम देख पाओगे, तब तुम देखोगे कि तुम्हारा संदेह मिट रहा है, तब तुम देखोगे कि तुम्हारा संदेह मिट रहा है और अहम समाप्त होता जा रहा है। तब तुम देखोगे कि तुम्हारा संदेह मिट रहा है और अहम समाप्त हो रहा है। ये रहा गांधी जी का जंतर। समझ में आया जंतर? है ना? ये बहुत पावरफुल है, मोस्ट पावरफुल, अभी के लिए भी और उस समय के लिए भी। गांधी कितनी बड़ी बात बोल के गए। आपके अंदर नैतिकता के उत्थान के लिए ये सर्वोपरि है। आपको अपने जीवन के हर कार्य में ये जंतर सोने नहीं देगा यदि आप इसको अपने अंदर धारण कर लें तो वास्तविकता से। फिर आप काम करते जाओगे, करते जाओगे, करते जाओगे, करते जाओगे, और आपको देखो एक धुन होती है काम करने की, धुन होती। मैं आपको एक बात, बड़े मज़े की बात बताता हूँ। इस समय मेरी फैमिली यहीं पे है, मेरी मदर यहीं पे है, सब कुछ है। हर व्यक्ति एक मिशन पे निकला है। आप लोग भी एक मिशन पे निकले हो, मैं स्वयं भी एक मिशन पे निकला हूँ। और मैं बड़े मज़े की बात बताता हूँ, आप शायद इस पर भरोसा ना करो, मुझे खुद पे भरोसा नहीं होता। प्रतिदिन मेरी माँ सुबह खाना पैक करती है मुझे कि बेटा जाएगा खाएगा, और आपको मैं मज़े की बात बताऊँ, मैं प्रतिदिन खाना खा के ही नहीं जाता यहाँ से। वही जब शाम का टाइम आता है, शाम को 8-9 बजते मुझे लगता है आज खाना भी खाना था। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं खाना खाना भूल जाता हूँ पर डे, और पर डे अपने आप को 1-2 थप्पड़ भी मारता हूँ कि यार ये खाना खाने कैसे कोई भूल सकता है।
जब मैं घर पे बताता हूँ तो मुझे डांट भी पड़ती है, वो भी कहती खाना खाने कैसे भूल गए। लेकिन धुन सवार है काम की। मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि आप नहीं समझोगे कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मेरे पास समय नहीं बचा, टाइम नहीं है, मुझे बहुत कुछ करना है, बहुत बड़ा करना है, समय नहीं है करने के लिए। अब मैं अपने एक मिशन पे चल रहा हूँ, अपने काम पे चल रहा हूँ। तो जब आप एक मिशन पे आते हो, अपने काम पे आते हो, सब भूल जाते हो, आपको पता नहीं चलता। आपने खाया पिया सोया, जगह कुछ हुआ नहीं हुआ, और फिर भी उतनी ऊर्जा बनी रहती है। आप मुझे देखो कि जितनी ऊर्जा के साथ मैं किसी भी कंडीशन में रहूँगा, 103 टेम्परेचर है तो भी। कारण है क्योंकि एक मिशन, एक धुन है, वो बिल्कुल पागलों की तरह सवार है। वो लग रहा है कितनी जल्दी पूरा करना है, कब उस मिशन मोड पे पहुंचना है। व्यक्तिगत उत्थान, व्यक्तिगत नैतिक उत्थान की और इस योग्य बनने की धुन है कि हम किसी के काम आ सके, ये जीवन ऐसे ही ना निकल जाए। अब क्या समय बचा बताइए? 27-28 साल का मैं हो चुका हूँ, इसी उम्र में आप लोग बैठे हैं। तो ऐसे में बहुत बेहतर है कि हमें कुछ इतना कर जाना है कि उसके लिए फिर हमारे पास कोई मानेगा। किसी को खाना ही याद ना आता हो, कोई मानेगा नहीं? हम नहीं मान सकते ना। तो ये धुन होनी चाहिए आपके अंदर, आपके कर्म की। मैं सच बता रहा हूँ, सफलता मिलनी ही मिलनी है। जिस दिन ये पागलपन आ गया, बहुत टाइम नहीं लगेगा, समझ लो बहुत नज़दीक हो, आपके पास ही खड़ी हैं चीज़ें। पागल पड़ जाओ, सिर्फ आपको अपनी धुन दिखाई दे। सब कुछ हो रहा है आपके आसपास, सब कुछ हो रहा है। आपके फादर की तबीयत भी खराब हो सकती है, आपकी मदर की तबीयत भी खराब हो सकती है, आपके घर में शादियाँ भी हो सकती हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी अपनी धुन से नहीं ख़त्म हुआ, अपनी धुन पे मस्त हो। ठीक है यार, होने दो, चल रहा है, चलने दो, ये चलता ही रहेगा। दिन प्रतिदिन आता रहेगा, किसी न किसी की शादी होती रहेगी, कोई ना कोई बीमार पड़ता रहेगा, किसी दिन आप खुद भी बीमार पड़ जाओगे, फिर भी चलने दो, मैं भी किसी न किसी दिन बीमार पड़ूंगा। पर धुन काम की है, जिद की है। सुबह प्रतिदिन 4 बजे सोता हूँ इस समय, 4 बजे प्रतिदिन। मजबूरी है, काम करना है, काम है, कुछ बड़ा करना है, टाइम नहीं है अपने पास। हर क्षेत्र पे कुछ ना कुछ करना है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी क्या है? योग्यता, एबिलिटी। बिना उसके नहीं कर सकते। पात्रता होनी चाहिए ना आपकी। यदि पात्र ही बड़ा नहीं होगा तो उसमें पानी कैसे आएगा? यदि इतना छोटा ग्लास होगा तो उतना ही तो पानी आएगा, 20 ml ही तो आएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 1000 ml का टैंक बनाना पड़ेगा, तभी तो वो सप्लाई कर पाएगा। गांव की टंकी का स्पेस बड़ा होता है, वो 5000 लीटर, 10,000 लीटर, 1 लाख लीटर की होती है, तब पूरे गांव की सप्लाई करती है। तो आपको भी ये काम करना पड़ेगा, अपनी पात्रता पे काम करना पड़ेगा। जितना उसे बड़ा करोगे उतना सप्लाई बढ़ता जाएगा। और वो कैसे होगा? ज्ञान से, विवेक से, बुद्धि से, कर्म से, सकारात्मक कर्म से, नकारात्मक चीज़ों से बचने से आपके अंदर बदलाव आएगा और आप बहुत कुछ कर जाओगे। समय के साथ देखिएगा चीज़ें बदलेंगी आपके जीवन में, और आपके जीवन में बदलने का मतलब है आप बहुतों के जीवन में बदल पाओगे। कई रात ऐसे बच्चे आते हैं मैं सो नहीं पाता हूँ। कल एक स्टूडेंट आए, कल एक गोंडा से आए थे स्टूडेंट और एक कानपुर से आए थे। एक महिला थी, उनकी पीड़ा मैं सच बता रहा हूँ, पूरी रात नहीं सोया मुझे। बार बार वो कौन दी रही उनकी ज़िंदगी सुन के, जिल्लत भरी ज़िंदगी। तो ऐसे लोग हैं, कतार हैं ऐसे लोगों की। मौका क्या है? जो कर सकते हो पॉसिबल उनके लिए, लेकिन वो तभी होगा जब पात्रता, कैपेसिटी होगी, है ना। चलिए, समय समाप्त हो गया है, चलते हैं। तो मेहनत करना है, परिश्रम करना है,